Namaskar and good evening. This is Vinod Thakkar, founder and CEO of SquareFit India and Chairman SquareFit Foundation. Welcome to Broker Ki Pathshala Season 2. And today we are going to have a session 5. And I'm extremely happy on behalf of all of you. I would like to welcome Mr. Mahesh Somani, Managing Director of Lian Properties from City of Joy, Kolkata. Thank you. थैंक यू महेश भाई फॉर बीइंग विद अस। दोस्तों, जैसे हम हर सेशन में करते हैं, बिफोर वी स्टार्ट एनी सेशन वी डू लिटिल प्रेयर, सो प्लीज जॉइन मी विद द प्रेयर। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेपि सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Thank you friends and namaskar once again. I hope you had a great week last week, and once again I am back on the Blockbuster Friday. One more blockbuster story from a realtor fraternity. And this time it is all the way coming from Kolkata. My dear friend Mahesh Somani, who is the Managing Director of Lian Properties, also a President of Reka Kolkata, Real Estate Consultant of Association Kolkata, also Vice President of NAR India, Chairman of National RERA Committee NAR India, into business for last 20 years. Having a team of 150 plus professionals, and has been doing amazing work in real estate broking. Thank you Mahesh bhai for your kind consent to be here. आपका वक्त हम सबको देने के लिए, और मुझे यकीन है कि आज आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो जर्नी है एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर, जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, तो आई एम श्योर इट इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू मेनी ब्रोकर्स हु आर वाचिंग दिस एंड हु विल आल्सो वॉच दिस शो लेटर ऑन। तो एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है महेश भाई। बिफोर वी जंप इनटू द एक्चुअल टॉपिक, जो हम हर वक्त करते हैं हर एक स्पीकर के साथ में, कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से, वेयर वर यू बोर्न, आर यू फ्रॉम कलकत्ता, और व्हाट वाज योर चाइल्डहुड, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यू वेंट टू, कैन यू प्लीज शेयर योर चाइल्डहुड स्टोरीज? Sure. Thank you very much, Vinod bhai. I am privileged and honored to be here. Thank you very much. आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने एक्कोलेट्स दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा बचपन, आई बोर्न एक बहुत ही छोटे गांव के अंदर में, राजस्थान में कानूता बोल के गांव है, वहां मेरा जन्म हुआ 4 जनवरी 1975 में। और गांव में मैं करीबन 7-8 साल के लगभग रहा। क्लास 4 तक मैंने वहां पे स्कूलिंग की। गवर्नमेंट की स्कूल, टिपिकल हिंदी मीडियम जो गवर्नमेंट की गांव की स्कूल होती है, जहाँ शायद हो सकता है दिन भर में कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता होगा। सो वहां कैसे तैसे करके क्लास 4 तक पढ़ लिए। आई वॉज अ वेरी बैड स्टूडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो कैसे तैसे करके पास किए क्लास 4 तक, क्लास 4 तक। उसके बाद में देन माई फादर हु यूज्ड टू वर्क हियर इन कैलकाटा, वो एज एन अकाउंटेंट एक कंपनी में काम करते थे। कंपनी तो क्या बोलेंगे, गद्दी बोलेंगे, जैसे पुराने जमाने में गद्दियां होती थी अपने यहाँ पे। पहले कहीं से भी राजस्थान या गुजरात से कोई भी सिटी में लोग आया करते थे तो गद्दी में रुका करते थे। तो गद्दी में वो एज ए मुनीम जी अकाउंटेंट के तौर पे काम करते थे, जॉब करते थे। सो उसके बाद जब हम लोग को लेके आए कैलकाटा, वो बात होगा 1982 के लगभग का, 1982। सो उस समय मैं क्लास 4 के अंदर में था, गांव के अंदर में। बट सिंस अर्बन और विलेज की जो एजुकेशन का सिस्टम था, तो विलेज से यदि कोई अर्बन के अंदर में आता तो डेफिनेटली उसको डिग्रेडेड स्टूडेंट बोला जाता है। सो आई वाज डिग्रेडेड फ्रॉम क्लास 4 टू क्लास 2 एक्चुअली। अच्छा, वो मेरा वहां बर्बाद हुआ एक्चुअली। नीचे आ जाते हैं प्रमोशन।
कि भाई बोला ये जाता था कि भाई शहर के एजुकेशन को कम्पीट करने के लिए गांव के यदि बच्चे आएंगे तो उनको 2 साल नीचे में एडमिशन दिया जाएगा. सो आई गॉट एडमिटेड इन क्लास 2 अगेन इन कैलकाटा ऑल्सो, सिंस हमारे फादर के पास उतनी क्षमता नहीं थी. सो फाइनेंशियली वी वर वेरी वीकर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो उस समय में फादर ने जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए. तो उस समय में एक टिपिकल हिंदी मीडियम स्कूल में कैलकाटा में मेरा एडमिशन हुआ क्लास 2 के अंदर. और क्लास 2 से एडमिशन होकर के मैंने क्लास 10 तक हिंदी मीडियम स्कूल में ही पढ़ाई लिखाई की यहाँ पे. लेकिन और मैंने ये देखा है महेश भाई, बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान के अंदर जो एक अपनी पहचान बनाते हैं दुनिया के अंदर, उनका अगर मैं फाउंडेशन बोलता हूँ ना, तो ये जो फाउंडेशन है ना अपना ओरिजिनल, जो गांव की स्कूल, हिंदी मीडियम, वर्नाक्युलर लैंग्वेज, ज्यादा पढ़ाई का टेंशन नहीं, कभी कभी तो टीचर्स भी अपने हिसाब से आते थे. वो जो फाउंडेशन है ना, उसके उसके अंदर थॉट्स क्रिएशन है ना, क्रिएटिविटी बहुत और इनोवेशन बहुत देखा है मैंने. आई थिंक वो सारे जो मेट्रो के जो बच्चे रहते हैं ना, हाई एंड स्कूल में जो पढ़े, सबको पीछे छोड़ के जाते हैं, बिकॉज उनकी फाउंडेशन कहने के लिए तो बहुत अच्छी स्कूलें होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, लेकिन वो जो गांव में बड़ा बड़ा बंदा होता है ना, वो बहुत टफ होता है. उसके जो बचपन के जो उनके जो क्रिएटिव थॉट्स, जहाँ पे उन्होंने बचपन गुजारा है बहुत ही खुली खुली जगह में, मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़ी है, बायोग्राफी पढ़ी है, वो सारे लोग ऐसे ही छोटे जगह से आते हैं. और आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि आपने आके कलकत्ता में, हालांकि आप कलकत्ता से नहीं, आपकी स्कूलिंग भी उस तरीके से हुई, लेकिन कोई, मुझे भी नहीं पता था बिफोर आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विथ यू फॉर द शो. मुझे लगा यार आप तो बॉर्न एंड बॉट अप कलकत्ता के ही है. तो फिर क्या हुआ, मतलब किसी के पास क्या हुआ? इंग्लिश तक तो हिंदी मीडियम स्कूल में कैलकाटा में पढ़े. वो छोटी सी स्कूल थी, वो भी टिपिकल हिंदी मीडियम स्कूल के अंदर में. और उसके बाद हमारे यहाँ सिस्टम था, हम लोग वेस्ट बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन का कुरिकुलम हमारे यहाँ चलता था. उस समय सीबीएसई आईसीएसई का बहुत ज्यादा फैशन नहीं था कैलकाटा के अंदर में. सो हम लोगों ने उस समय जब वेस्ट बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन से पढ़े तो क्लास 11 में वी नीड टू ऑप्ट फॉर इंग्लिश मीडियम एक्चुअली. अदरवाइज क्या है कि हिंदी मीडियम में एग्जाम देना बड़ा टफ है, तो इंग्लिश मीडियम में ऑप्ट करना पड़ा. अब एक व्यक्ति क्लास 10 तक पूरा पूरा हिंदी में लिखता है, हर सब्जेक्ट को हिंदी में लिखता है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, या चाहे कोई भी भाषा हो एक्सेप्ट इंग्लिश, उसको सबको हिंदी में लिखता है. उसको हटा करके बोला जाता है तुमको कल फाइन मोल्डिंग से हर चीज इंग्लिश में लिखना है. सो यू कैन अंडरस्टैंड मैंने क्या असुविधाएं और प्रॉब्लम रही होगी. उस समय हम लोग इंग्लिश में लिखते थे भी, क्लास 11 में तो हिंदी में सोच सोच के इंग्लिश में लिखते थे. सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी सोच हिंदी की और लिखना इंग्लिश में तो थोड़ा दिक्कत आती है. सही बात है. उसको शब्दों में लाना, अंग्रेजी के शब्दों में लाना, अपनी अपनी जो व्यक्त भाषा है उसको समझाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो हम लोगों ने लिखना शुरू किया, ग्रामर पढ़े. उस समय ग्रेपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बोल के किताब आती किया करती थी, फेमस किताब थी, उसको पढ़ा करते थे. और हम लोग डिफरेंशिएट किया करते थे कि भाई जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़े हैं उनको इंटेलेक्चुअल मानते थे उस समय में, और जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं वो ऐसे ही गंवार है, इनको कुछ नहीं आता चीज में. एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ था समाज के अंदर में. वो तो बाद में लोगों को मालूम चला कि कौन से मीडियम के बच्चे क्या जाके क्या करते हैं चीज के अंदर में. सो आगे जाकर के फिर हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई स्टार्ट की, धीरे धीरे सीखा चीज के अंदर में. और वहां से आई वाज वेरी एवरेज स्टूडेंट, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था क्लास 10 तक. क्लास 11 से धीरे धीरे पढ़ाई करनी शुरू की, थोड़ी थोड़ी इच्छा जागी पढ़ने की, क्योंकि आगे तो कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि फादर जॉब करते थे. बाद में फादर ने छोटा सा इलेक्ट्रिकल गुड्स सप्लाई का बिजनेस शुरू किया था, छोटा सा एक टेबल स्पेस लेके. तो हमारे पास उतनी क्षमता नहीं थी चीज में. सो एक करियर कुछ ना कुछ तो बनना अपने को, तो कुछ बनने के लिए तो एक ही समाधान है, भाई पढ़ाई करो, नौकरी में लग जाओ. यही थॉट थी, कभी ये थॉट नहीं थी कि कभी व्यापार करेंगे अपने बिजनेस के अंदर. तो आपके फैमिली में आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 भाई है. मेरे एक बड़े भाई साहब है, मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, मेरे से बड़ी एक बहन है, और फादर मदर है. सो आपके बड़े भाई क्या करते हैं, उनका क्या एजुकेशन था? वो बीकॉम किए, कैलकाटा से बीकॉम उन्होंने किया, ग्रेजुएशन किया कॉमर्स के अंदर में. और छोटे भाई ने भी कैलकाटा से ग्रेजुएशन किया. आपका जॉइंट फैमिली? हमारा जॉइंट फैमिली है. 2 years बैक वी गॉट सेपरेटेड. तो फिर आपके पिताजी के साथ, मतलब आपके बड़े भाई ने पहले ज्वाइन किया रियल एस्टेट. हाउ रियल एस्टेट स्टोरी स्टार्टेड? सी आफ्टर रियल एस्टेट के पहले हमारी बहुत लंबी जर्नी थी. कभी होगा तो बताएंगे आपको. एजुकेशन कैसा रहा, मतलब एजुकेशन और क्या क्या किया आपने? एजुकेशन में हम ग्रेजुएशन करने के साथ साथ क्लास 12 के बाद में, उस समय में
बहुत प्रचलन चलता था कि कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट है तो जनरली सीए ज्वाइन करने की सबकी इच्छा रहती थी। सो हाँ होड़ में और उस दिशा में भी सीए फाउंडेशन की कोर्स होती थी क्लास 12 के बाद में एंट्रेंस एग्जाम, कि हाँ, वही सीए फाउंडेशन कोर्स कर लेगा तो सीए ज्वाइन कर सकता है। तो वेरी सीए गुड। फाउंडेशन का मैंने एग्जाम दिया, उसको क्लियर किया, करने के बाद में मैं सीए ज्वाइन किया। तो सीए हाँ ज्वाइन करने के बाद में बीकॉम फर्स्ट ईयर से इधर ग्रेजुएशन भी चल रहा था, साथ साथ में सीए की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग भी चल रही थी। कोई भी एक सीए फर्म के अंडर में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी पड़ती थी उस समय 3 साल की। अभी तो सिस्टम थोड़े चेंज हो गए हैं। उस समय क्लास 12 के बाद ही यदि आर्टिकलशिप करनी है तो कर सकते हैं 3 साल के लिए। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन भी चला और इधर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग भी हमने की। और ड्यूरिंग आर्टिकलशिप ट्रेनिंग मेरा सबसे बड़ा जो एक्सपोजर रहा लाइफ के अंदर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, वो हाँ ड्यूरिंग हाँ, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग रहा। आई एम वेरी थैंकफुल टू सिंगेन कंपनी जिनके अंडर में मैं था उस समय में आर्टिकलशिप के अंदर में। सो आई विजिटेड मोर देन 60 से ऊपर 60 से ऊपर हमने फैक्ट्रीज विजिट की अक्रॉस ओ, इंडिया के अंदर में। अप्रोक्सीमेटली 50 से ऊपर में कंपनीज के हम लोगों ने अकाउंट्स देखे, ऑडिटिंग की, चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, इंटरनल ऑडिट हो, मैनेजमेंट ऑडिट हो, कंकरेंट ऑडिट हो। तो उसमें बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला मेरे को लाइफ हाँ के अंदर में, जो मेरे को कुछ नहीं मालूम था जीवन के बारे में। तो एक करेक्ट, कॉर्पोरेट हाउस में हम लोगों को तो ऑफिस में चेयर पे बैठना भी नहीं आता था ठीक से। सही बात। सो हम लोगों को वो बेसिक सिखाई गई वहां से। सो वो बेसिक आज तक काम आती है हमारी लाइफ के अंदर में। आई थिंक दैट तो लेड द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ, यस, प्रोफेशनल लाइफ। यस, तो 12th के बाद आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब वो कोई उम्र नहीं है। हाँ, वो तो कॉलेज में जाके मस्ती करने की उम्र है। उस उम्र में आपने मतलब एक सिंसियर रोल आपके पास आया, तो हाँ। ट्रेनिंग बहुत हुई होगी उस वक्त आपकी। नहीं, उस समय में क्या था कि कॉलेज लाइफ हम लोग एंजॉय लाइफ में कर नहीं पाए, क्योंकि क्या क्लास सुबह 6 से 9-10 बजे तक कॉलेज रहा करता था। उसमें भी एक आध सब्जेक्ट क्लास में बंक करने पड़ते थे, क्योंकि मेरे को 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है वहां पे आर्टिकलशिप के हाँ लिए। हाँ और शाम को 6 बजे 7 बजे तक 8 बजे तक कितना बजे तक वहाँ ऑफिस में रहेंगे ठीक नहीं है। तो सीए फॉर्म्स में जनरली आर्टिकल्स लोगों को ही ज्यादा काम करवाया जाता था, और वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि हमसे काम करवाया गया तो हम सीखे भी उस हिसाब से। यदि काम नहीं होता फाकी देते तो हम कुछ सीखते भी नहीं चीज के अंदर में। तो काम करवाया गया, हम सीखे भी बहुत कुछ चीज में। तो हमारा दिनचर्या ऐसे ही था, सुबह 5 बजे घर से निकलते थे, 6 बजे स्कूल पहुंचते, मैंने कॉलेज पहुंचते, 9-10 बजे वहां से निकलते, 10-10:30 बजे तक ऑफिस पहुंचते, शाम को 7-8 बजे तक ऑफिस में रहते, रात को 9-10 बजे तक घर आ जाते। क्या तो बात। यही दिनचर्या वो ग्रेजुएशन के टाइम में 3 साल चली। और जब कैलकाटा नहीं रहते थे, बाहर की ऑडिटिंग्स में रहते थे, तो कुछ कुछ क्लास बंद भी होती थी, अटेंडेंस मिस भी होते थे। तो सभी तरह की चीजें होती थी चीज के अंदर में। तो उसी के बीच में ग्रेजुएशन भी पढ़ना था, उसी के बीच में सीए भी पढ़ना था, और ये सब चला। फिर हम लोगों ने सीए इंटर का एग्जाम, मैं ग्रेजुएशन किया 1997 में। सो आई पास्ड आउट बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कैलकाटा। वेरी गुड यार। तो उस समय मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। उसी साल में 97 के अंदर में हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटर का हमारा एग्जाम था। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने बोथ ग्रुप पास किया उस समय। वेरी गुड, तो वेरी क्या गुड। होता था उसमें, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई बोथ ग्रुप सीए इंटर पास करता जाता था, उसको घमंड सा आ जाता था। सो हाँ एज लाइक मी आल्सो, मेरे को भी थोड़ा सा घमंड आ गया कि बहुत पढ़ लिया, अब हम लोग तो आराम से सीए फाइनल पास कर ही सकते हैं। बट वो थोड़ी, क्या हुआ कि बोलते हैं ना, ज्यादा सोचने से ऐसे ही होता है। सो आई हैव अटेम्प्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 4 टाइम्स मैंने सीए फाइनल का अटेम्प्ट लिया, चारों बार मैं हाँ, फेल हुआ। सो आई हैव रियलाइज्ड दैट दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी नाउ। मैं इसको शायद उस समय हार मान लिया मैंने सीए के लिए। हो सकता है और एक आध अटेम्प्ट देता तो पास कर जाता, बट मैंने हार मान लिया। देन आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ कॉर्पोरेट जॉब्स। जैसे मैंने, आई वाज ऑन डेपुटेशन फ्रॉम सिंगेन कंपनी रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड जामनगर। वहां हाँ। पे 5-6 महीने था जामनगर में। अच्छा, आप जामनगर में है? जामनगर में, गुजरात में। फैक्ट्री का जो उनका जो प्रोजेक्ट है उसमें। रिलायंस पेट्रोलियम का जो उस समय क्रूड रिफाइनरी का उस समय कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, उस हाँ समय बन रही थी। दैट हाँ। वाज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। मैंने जितनी 60-70 फैक्ट्रियां देखी, ऐसी फैक्ट्री तो जिंदगी में नहीं देखी मैंने। ओ वहां सड़क की इंटरनल लिमिट, स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर की थी। ओ। तो मेमून माने कितने गांव, 100-150 गांव, कितने गांव खाली करके बना मालूम नहीं है। मैंने एकर्स हेक्टर्स भी नहीं बोल सकते, उसके ऊपर की भी कोई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता तो उतनी बड़ी जमीन है वहां पे। वो सोच के बाहर की फैक्ट्रीज है चीज में। तो उसके अंदर बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला रिलायंस पेट्रोलियम में। देन मैंने जॉब किया केशोराम इंडस्ट्रीज के अंदर में, कैलकाटा में एक सेंट्रीफ्यूगल स्पन पाइप की फैक्ट्री है कैलकाटा के पास पास के सबर्बन एरिया में। सो वहां मैंने एज ए कमर्शियल मैनेजर के हिसाब से एक जॉब किया केशोराम के अंदर में। फिर बाद में कई तरह की इंडस्ट्रीज में हम लोगों को काम करने का मौका मिला ड्यूरिंग ऑडिटिंग टाइम, बीट एट टी इंडस्ट्री और टेक्सटाइल और कैडमम और कॉफी इंडस्ट्री, और कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट हो, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसीज हो,
मैंने इट्स अ ह्यूज, मैंने वो जो हमको एक्सपीरियंस मिला, वही एक्सपीरियंस हमको, उसी एक्सपीरियंस से हमको पढ़ने का चाव भी आया, उसी एक्सपीरियंस से हमको लॉ पढ़ने का भी चाव आया। अरे वाह, पहले लॉ के बारे में हेल्प भी नहीं आता था अपने को, तो वहां से क्या है कि ऑडिट करेंगे तो किताबें पढ़नी पड़ेगी, खामियां निकालनी है तो कुछ पहले खुद को सीखना पड़ेगा, तो उसके कारण से लॉ पढ़ने की प्रति चाव आया। मैंने बीच में उसके बाद में 98 99 में मैंने एलएलबी भी ज्वाइन किया। अरे वाह, 1 साल मैंने एलएलबी का, एक 3 साल का कोर्स था, बट सिंस जे हेतु मैं इधर उधर जॉब्स में ज्यादा घूम रहा था, वो भटकाव भटकाव वाला दृष्टिकोण था उस समय में, कहीं सेट नहीं था चीज के अंदर, लाइफ में उम्र ही ऐसी है ना। उम्र ही ऐसी थी चीज में। और आप आपको इतना कम उम्र में इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया, मतलब आई नो द साइज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन जामनगर। आपने उस उम्र में वहां पे आपको 4-5 महीना रुकने का मौका मिला, और वो कैंपस इज लाइक अ बिग सिटी। मतलब आप एंटर होंगे तो आपको लगेगा नहीं आप हिंदुस्तान में। एग्जैक्टली। मतलब वो सोच तभी आदमी को समझ में आता है कि एक बिजनेसमैन की, इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच क्या होती है। सो उसके बाद आपकी उसके बाद मैंने कई जॉब्स किए, एक हाँ, ईस्ट इंडीज लाइनर्स कंपनी है, लाइनर शिपिंग कंपनी है, उसमें मैंने जॉब किया। मेरा लास्ट जॉब था बैंकॉक में, अरे वहां शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए मैं यहाँ से, उस समय शॉर्ट एग्जीक्यूटिव एमबीए होता था, उस समय नया नया हाँ, चलन चला था एग्जीक्यूटिव एमबीए का, तो एक छोटे से इंस्टीट्यूट से मैंने 1 ईयर का एग्जीक्यूटिव एमबीए किया था। तो वहां से वेरी गुड। मैंने लकीली एक चांस मेरे को मिल गया था, वो बाई लकी मिला था, बाई क्वालिफिकेशन तो नहीं मिला था, तो बाई लक एक चांस मिल गया था, तो मैंने कुछ समय के लिए 3-4 महीने के लिए बैंकॉक में काम किया एक ज्वेलरी फॉर्म में, एज अकाउंटेंट के हिसाब से। आपकी शादी तो नहीं हुई थी तभी? नहीं, तब शादी नहीं हुई। वो तो मतलब यू मस्ट हैव एंजॉयड द बैंकॉक ट्रिप। Exactly. तो उसके बाद में देन आई हैव रियलाइज्ड बैंकॉक जॉब दैट अब लाइन में नहीं खड़ा होना है, अब लाइन शुरू करेंगे। वाह, क्या बात है। बट यदि लाइन शुरू करनी है तो विच लाइन? मेरे को तो प्रॉपर्टी का पी भी नहीं आता, और कोई बिजनेस भी नहीं आता। हाँ, मेरे को फाइनेंस आता है, अकाउंट्स आता है, कोई कंपनी में नौकरी कर सकता हूँ, मुझे इतना ही आता, और कुछ आता नहीं था उस समय मेरे को। सो देन आई कम बैक टू कैलकाटा। मैं कैलकाटा आया, उस समय मेरे बड़े भाई साहब जिसे इंडिविजुअल ब्रोकर काम करते हैं, नॉट इन एन ऑर्गेनाइज मैनर, अनऑर्गेनाइज मैनर के अंदर में इंडिविजुअल ब्रोकर के हिसाब से वो कभी कभार एक छोटी सी एड एजेंसी चलाया करते थे वो, और साइड साइड के अंदर में साइड बिजनेस के हिसाब से छोटा मोटा ब्रोकरेज का, किसी को फ्लैट दिखा दिया, कभी कोई महीना 2 महीना 3 महीना में ट्रांजेक्शन हो गया, लाइक दैट। तो थोड़ा बहुत किया करते थे, तो उनको इस इंडस्ट्री में ग्रोथ दिख रही थी और उनको आइडिया था थोड़ा बहुत चीज में। तो उस समय आप इतने तो पढ़े लिखे थे, आपने सीए किया, एलएलबी की कोशिश की, एमबीए भी किया प्राइवेट, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में घूमे। तो उस समय बिफोर यू एंटर द रियल एस्टेट, आपके दिमाग में ब्रोकर का क्या रिस्पेक्ट, मतलब क्या था ब्रोकर एज एंटिटी, एज अ प्रोफेशन? व्हाट वाज इन योर माइंड? आप कैसे देखते थे ब्रोकर को कुछ फ्रॉम अच्छा आउट? नहीं देखते थे उस समय में, हाँ, कुछ अच्छा नहीं देखते थे ब्रोकर के विषय में। हाँ, माने ब्रोकर है बिकॉज क्या कि उस समय में इतने स्ट्रक्चर्ड लोग नहीं थे, ऑर्गेनाइज मैनर में एंटिटियां नहीं चलती थी, रियल एस्टेट एजेंसी बिजनेस नहीं चलता था, तो लोगों की प्रति यही धारणा थी कि भाई आज ब्रोकर के थ्रू जाएंगे तो कहीं पे कोई चोट लग जाएगी, डायरेक्ट बिल्डर से बात कर ले, ये ज्यादा पैसा लेगा हमारा, हम इसके थ्रू क्यों जाएं। तो ब्रोकर के विषय में एक सम्मान की भावना नहीं थी समाज के अंदर में। बट हमारे पास में मैंने, बट इसको करियर के हिसाब से मैंने लिया, बिकॉज यदि नहीं है और बस अपने पास में कॉर्पोरेट का दिमाग है, अपने पास पैसा नहीं था हमारे पास। हमारे पापा की छोटी सी ऑफिस थी जहाँ हमारे बड़े भाई साहब बैठा करते थे, पापा बैठा करते थे, तो मेरे को एक टेबल स्पेस मिल गया वहां बैठने के लिए, और एक लैंडलाइन फोन मिल गया, और वहां पे पेपर में, न्यूज़पेपर में ऐड दिया करते थे, तो एक ऐड का दाम 200 300 400 रुपया लगा करता था। छोटे छोटे लाइनर्स ऐड आते थे, उस समय तो इंटरनेट का जमाना ही नहीं था चीज के अंदर में, कोई गूगल या कोई आज जो इतने सारे पोर्टल्स में एडवर्टाइजिंग होती है वैसा कुछ था नहीं चीज के अंदर में। तो छोटे छोटे ऐड दे करके हम लोग रास्ते रास्ते में घूम के, पहले तो हमको प्रॉपर्टी का पी जानना था, मेरे को प्रॉपर्टी का पी नहीं आता, कस्टमर आके भी करेगा क्या चीज के अंदर में। और जो कैलकाटा का ज्योग्राफी से, मैं कैलकाटा जरूर रहा बट कैलकाटा का ज्योग्राफी बहुत ज्यादा मेरे को नॉलेज नहीं था। सो बट मेरी एक अच्छी हैबिट थी, मैं चलता बहुत था, वॉकिंग की बहुत अच्छी हैबिट थी मेरी। तो मैं गली गली में घूम घूम के हर रास्ते को देखना, उसका एक प्लान बनाना। उस समय हमारे यहाँ पे कैलकाटा में जीपीओ बोल के जनरल पोस्ट ऑफिस है, वहाँ बड़े बड़े कैलकाटा के मैप मिला करते थे, तो उसमें गलियां लिखी रहती थी, ये गली ये है, ये गली ये है, तो वहां से गलियां ढूंढते थे हम लोग कि कौन सी गली कहाँ जाती है, कहाँ क्या जाती है, कौन सा बड़ा रोड है। तो गली गली में घूमते थे, जहां अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता था वहां लोग के पास जाते थे, मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे। ये तो कॉर्पोरेट्स में काम किए हुए तो थोड़ा बातचीत में थोड़े
स्टाइल अलग थी बातचीत करने की, एक लोकल ब्रोकर करता, अपने करते, दोनों में डिफरेंस था उस समय में। हाँ, तो उस समय धीरे-धीरे फिर एक प्रोजेक्ट अपने को मिला चीज के अंदर। हाँ, वो हाँ, प्रोजेक्ट नहीं दिया, उसने कहा कि भाई तुम मेरा फ्लैट बेचो। तो भाई हम बोले बैठने के लिए मेरे को जगह दे दी, तो उसमें बैठने की जगह नहीं दी मेरे को, तो प्रोजेक्ट मार्केटिंग नहीं दिया मेरे को। तो उस समय में मैंने पहले एक छोटा सा ऐड दिया, मेरे को आज भी याद है, 270 रुपया 275 रुपया कितना लगा था उस ऐड का। यहाँ एक बंगाली न्यूज़पेपर आनंद विहार पत्रिका बोल करके, उसमें छोटा सा 4 लाइन का ऐड आता था। हाँ, उस समय के बाद में 2 महीने बाद में उस ऐड का दाम 500-600 रुपया हो गया था, रेट बढ़ गई थी आनंद विहार की। हाँ, तो उसमें छोटा सा ऐड दिया था मैंने, तो उस ऐड से हमारे पास में कुछ इंक्वायरी आई थी। तो उस समय क्या था, फोन तो हुआ नहीं करता था, तो जब ऐड आता था सुबह सुबह 7 बजे से उस फोन के सामने रहना पड़ता था, क्योंकि भाई लैंडलाइन पे फोन आएगा चीज में, तो सुबह सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाओ, ऑफिस का भाई ताला खोल के ऑफिस में बैठ जाओ, 7 बजे से कॉल आएगा, तो लैंडलाइन पे फोन आता था। अब लैंडलाइन पे फोन आया तो यदि क्लाइंट को दिखाना है तो कैसे दिखाएं चीज में, तो एचटीडी पीसीओ बूथ हुआ करते थे, तो सब समय पॉकेट के अंदर में रिस्क ही रखते थे चीज के अंदर में, कभी कोई लोकल बूथ से फोन कर लेना या एचटीडी पीसीओ बूथ से फोन कर लेना, जबकि मोबाइल आ गया था उस समय, बट अफोर्डेबिलिटी वाज नॉट देयर, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, 37 रुपया 38 रुपया आउटगोइंग इनकमिंग उस टाइप की चीजें थी। ज्यादा था। तो उस समय ऐसे ऐसे करके हम लोग रास्ते रास्ते में जाकर के फ्लैट दिखाते थे लोग, तो फ्लैट दिखा करके उसको, उसका एक फ्लैट बेचा, 2 फ्लैट बेचा, 3 फ्लैट बेचा, तो उसने फिर बोला अच्छा ठीक है तुमको बैठने का परमिशन देते हैं। तो फिर जब बैठने का परमिशन दिया तो उसके जितने फ्लैट से 100% स्टॉक हम लोगों ने उसके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के पहले ही उसको बेचे, तो उससे उसको भी कॉन्फिडेंस आया, प्लस वो एक रनिंग डेवलपर था, तो वो फिर क्या है कि वो फिर एक बाय नेम से वो दूसरों को भी रेफर किया हम लोगों को, तो फिर ऐसे कारवां हमारा शुरू हुआ। ये कैसे विच उस वाज समय दिस, तक मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं था, ये एक भी प्रोजेक्ट का employee नहीं नाम आपको याद है क्या? विच था। वाज दिस प्रोजेक्ट, आपको नाम याद है प्रोजेक्ट का, जो पहला वाला प्रोजेक्ट आपने? हाँ, इसका नाम है सैटेलाइट मैनोर। और क्या डेवलपर का नाम था? मिस्टर सुरेश अग्रवाल। आज भी मैं मानता हूँ उनका पहला बुकिंग मेरा दैट उन्होंने, वाज द फर्स्ट स्टेप। वो भी डेवलपमेंट लाइन में नहीं है, वो दूसरी लाइन में चले गए हैं, बट आज भी मानता हूँ कि स्टेपिंग स्टोन जो स्टार्ट हुआ मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर आगे कैसे जर्नी चली? फिर तो मतलब मार्केट भी अच्छा था मेरे ख्याल से, दैट उस समय वाज मार्केट बहुत बढ़िया था, नहीं उस समय जब ज्वाइन किया तब नहीं था, उसके 1.5 साल बाद मार्केट बहुत बढ़िया हुआ। 1-2 के बाद में काफी। हम लोग स्टार्ट करते थे, समझ लीजिए अलग अलग एरिया के अंदर में इन बिटवीन 450-500 रुपया स्क्वायर फीट से लेकर के 900-950 रुपया स्क्वायर फीट की रेंज की प्रॉपर्टीज हम लोग दिखाया करते थे। अब प्रोजेक्ट मार्केटिंग बोल करके तो इतना नॉलेज अपने को था नहीं, अपने को तो नॉलेज था कि भाई आएगा दिखाएगा, प्रॉपर्टी का पी नहीं मालूम, लीगल पेपर्स का कोई नॉलेज नहीं। हाँ, जेहेतु लीगल बैकग्राउंड थोड़ा बहुत था तो पेपर घाटने शुरू करते थे, किताबें पढ़ते थे, समझते थे, एडवोकेट लोग के पास बैठते थे, उनसे समझते थे, डेवलपर से समझते थे, जो जो अलग 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 ब्रोकर्स होते थे उनसे समझ, मतलब सबसे सीखते थे, तो करेक्ट। सीखने का एक प्रोसेस चला, 1.5 साल लगा, जिस प्रोसेस के अंदर में सीखे पहले कि होता क्या है चीज के अंदर में। तो आपने जब स्टार्ट किया एज ए ब्रोकर, हम कोई भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम पहले देखते हैं कि उस सिटी में, उस इंडस्ट्री में कौन लोग हैं, मतलब जो आपको इंस्पायर कर सके, मोटिवेट, कि अपने को लगे कि अपने को भी इनके जैसा बनना है। तो उस टाइम पे कलकत्ता में जो ब्रोकरेज कंपनियां थी, उसमें कौन से नाम आपको बहुत अपील करते थे, या यू यूज्ड टू एडमायर कि हाँ यार ऐसा काम करना है मुझे? नहीं, बहुत सारी कंपनियां थी, हम उनको एडमायर भी करते थे, बट मेरा शुरू से एक था हमको किसी के जैसा नहीं बनना, दैट इज ग्रेट, फैंटास्टिक, अपने स्टाइल से बनना है। एब्सोल्युटली। आज जो हम कंपनी का हमारा जो प्रोसेस है, हमारे हमारी कंपनी बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी है, सिंस हम लोग कॉर्पोरेट्स में बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड है, और सिंस मैं खुद ऑडिटर रहा हूं तो हर एक क्रॉस चेक्स हर बटन्स पे अपना एक ऑडिटिंग सिस्टम बैठाया हुआ है चीज में, तो अपने को अपने स्टाइल से व्यापार करना है। जबकि हमारे टाइम के अंदर बहुत अच्छी अच्छी ब्रोकरेज कंपनीज थी कलकत्ता के अंदर में, 4-5 अच्छी अच्छी कंपनी थी, बट हम लोग सोचे भाई इसके जैसा इमिटेट, आई डोंट वांट टू इमिटेट एनीबॉडी, I want to create my own style of doing my job in real estate actually. एक्सीलेंट। तो अपने स्टाइल से नॉलेज लिया, अपने स्टाइल से उसको गेन किया, और अपने स्टाइल से धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर में आगे बढ़े। फिर एक बिल्डर से 2 बिल्डर, फिर प्रोजेक्ट्स मिलते गए अपने को, प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते गए हम लोग, फिर एक जगह नाम बढ़ते गया, तो फिर बिल्डर्स भी होर्डिंग लगाए, तो होर्डिंग लगाने से फिर नाम फैला। देन इन 2002 वी हैव फाउंड अ कंपनी, पहले हम लोग इंडिविजुअल नाम से काम किया करते थे कि भाई साहब है, हाँ, मैं हाँ, इंडिविजुअल नाम से काम किया करते थे। उस समय मैं था, बड़े भैया थे, छोटा भाई उस समय यूज्ड टू स्टडी, वो पढ़ रहा था। तो 2002 में हमने कंपनी फॉर्म की, सोमानी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। वेरी गुड। 2002 समवेयर इन नवंबर और दिसंबर वी हैव फॉर्म दिस कंपनी। हाँ, तो जब कंपनी फॉर्म किया तो उसके बाद में उसके 1.5 साल के अंदर हमारा छोटा भाई, ही इज आल्सो जॉइन द बिजनेस।
सो फिर 3 भाई मिलके हम लोगों ने काम किया, वो सोमानी रियल्टर्स के बैनर पे हम लोगों का काम चला। वो काफी साल हम लोगों ने काम किया स्टेप बाय स्टेप, और उस समय हमारी छोटी सी ऑफिस हुआ करती थी सेंट्रल कैलकाटा के अंदर में। वो पापा की छोटी सी ऑफिस थी 100 स्क्वायर फीट के लगभग में। वहीं पे हम लोग, मैंने एक भी स्टाफ नहीं था। हमने जब पहला प्रोजेक्ट लिया तो वी कीप ऑन इन्वेस्टिंग ऑन एचआर। हमने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट शुरू किया कि भाई हमारे पास एक स्टाफ रखा जाए। पहले उस समय स्टाफ मिलते थे, सपोज कीजिए 1200, 1500, 2000 रुपया महीने में लोग मिल जाते थे चीज में। तो उस समय हम लोगों ने पहले एक स्टाफ रखा, फिर 2 स्टाफ, जैसे जैसे कमाई आती गई लोगों को बढ़ाते गए हम लोग, और प्लस एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करते गए। माने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट और एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग पे इन्वेस्टमेंट्स, ये 2 चीजों में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किया। और ये इन्वेस्टमेंट कर करके और हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंपनी को ग्रोथ करते गए हर हिसाब से। और टिल 2018 तक हम लोग सब ब्रदर्स लोग साथ में थे। 2018 में वी गॉट सेपरेटेड। सो सोमानी रियल्टर्स का 2 पार्ट हो गया उस समय में। वन इज लियांस ग्रुप हो गया, लियांस प्रॉपर्टीज, व्हिच आई एम लुकिंग आफ्टर, सोमानी रियल्टर्स व्हिच माय एल्डर ब्रदर इज लुकिंग आफ्टर। अच्छा, आपके एल्डर ब्रदर अभी सोमानी रियल्टर्स उनके पास है? हाँ, एल्डर ब्रदर के पास है। और आपने आई एम लुकिंग आफ्टर लियांस प्रॉपर्टीज। सोमानी में आपके दोनों भाई साथ में हैं? आप दोनों भाई साथ में। वेरी फैंटास्टिक। तो इट्स अ गुड जर्नी, मतलब वहां से लेके पिछले 20 साल के अंदर आपका ग्रोथ, हालांकि आपका कोई रियल एस्टेट का बैकग्राउंड नहीं है। मैं हमेशा एक चीज देखता हूँ कि कभी लोग बोलते हैं ना, हम बहुत बचपन से प्लानिंग करके ये करना है वो करना है। आई थिंक मेनी सक्सेसफुल पीपल हैव नेवर थॉट ऑफ देयर जर्नी, और वो बोलते हैं ना, अचानक एक अपॉर्चुनिटी आती है और आप मुड़ जाते हो उसमें। But now I can see, because since I know, I have visited your office also last time when I came to Calcutta. You are so passionate about this profession, you know. So over the years, you must have inculcated certain values and core competence in your organization. So when I say Lians and Mr. Mahesh Somani as a realtor, so what kind of value system? What are the core, process and system your organization is carrying now? See, core strength की यदि बात करें, so the core strength of our organization is employees. They are the biggest asset. उससे बड़ा कोई asset नहीं है हमारे पास। ना पैसा हमारे पास asset है, ना projects asset है, ना हमारी properties asset है। हमारे employees हमारी asset है। आज भी इतने साल से हमारे पास पुराने employees है। हम जब brothers लोग जब separate भी हुए तो पुराने लोग, सारे लोग, मैक्सिमम लोग they opted कि हमारे कंपनी में आ गए थे। So वही हमारी asset है। वो नहीं है तो हम कुछ नहीं है। तो एम्प्लॉइज आर आवर ग्रेटेस्ट एसेट। इससे बड़ा कोई एसेट मैं मान नहीं सकता हूँ। हाँ, उसके अलावा देखिए प्रोसेसेस दिन प्रतिदिन जैसे से रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं। हम लोगों ने अलग अलग प्रोसेसेस बनाए चीज में। जैसे हम लोगों ने एक इंडिजिनस खुद का सीआरएम बनाया। बहुत सेलेक्टेड लोगों के पास इंडिया के अंदर में खुद का इंडिजिनस सीआरएम है। सो हम लोगों ने एक ईआरपी प्लेटफॉर्म के अंदर में अपना जावा प्लेटफॉर्म पे, जावा इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, सो जावा प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने अपना एक सीआरएम बनाया, जिसके माध्यम से हमारे जितनी पूरी टीम है वो उसी के ऊपर वर्क करती है चीज के अंदर में। चाहे लीड का सोर्सिंग हो, लीड का कॉलिंग हो, लीड का फीडबैक हो, साइट विजिट्स हो, बुकिंग हो, वहां से फिर अकाउंटिंग हो, बिलिंग हो, कलेक्शन हो। इट्स अ कंप्लीट साइकिल ऑफ अ बिजनेस। इट कवर्स इन अ सीआरएम एक्चुअली। तो हमारे पास एमआईएस रिपोर्ट डेली की डेली आती है कि भाई आज क्या हुआ, महीने में क्या हुआ, हफ्ते में क्या हुआ। सो वी ट्रैक ऑन दैट और ऐसे करके हमारा चलता है। तो महेश भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि बहुत सारे ब्रोकर्स मुझे भी काफी मिलते हैं, जहाँ पे भी तो एक ही चीज के ऊपर आके अटकते हैं कि आप कौन सा सीआरएम यूज करते हो, यू नो। और काफी लोगों को ये है कि बिकॉज अपने को टेक्नोलॉजी का कुछ नॉलेज नहीं है तो हमको क्यों इसको इन हाउस बनाना चाहिए, बिकॉज देयर इज ए ह्यूज कॉस्ट। करेक्ट। अब आपके पास 150 प्लस का टीम है तो यू कैन टेक दैट लिबर्टी और चैलेंज टू इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ मनी। अदरवाइज आज दूसरे के प्लेटफॉर्म के ऊपर सीआरएम में जिसके पास एक ही ऑफिस है, 4 लोग या 5 लोग का टीम है, उनके लिए इतना बड़ा एक्सपेंसेस करना वो सोच भी नहीं सकते, बिकॉज अदरवाइज वो ये हैंडल करने में चले जाएंगे, उसका बिजनेस साइड में रह जाएगा। एफोर्डेबल ही नहीं, बिल्कुल एफोर्डेबल नहीं, बिकॉज हमारी सीआरएम की आईटी टीम ही जो है वो 10-12 लोगों की है। करेक्ट। सो आपके एक तो आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट और दूसरा उसको मेंटेनेंस और चलाने के लिए। एग्जैक्टली। So there are a lot of people out there in our industry जिसके पास 20-25 का टीम है, they want to expand, you know, at national level. So what is your advice to them? Is it advisable to create our own CRM or to be on the good platform, professional platform, in terms of long-term perspective, price-wise,
and data wise? देखिए, डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी इशू है अपने इंडस्ट्री के अंदर में, बेट एंड एम्प्लॉय वाइज देख लीजिए या डेवलपर वाइज भी देख लीजिए, या फिर जब भी है लॉन्ग टर्म डेटा अपने पास होना चाहिए। डेटा तो एक बहुत बड़ा एसेट है ही अपने पास में। सो डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो अपने को खुद का यदि एटलीस्ट देखिए 2-3 आदमी की टीम है तो इट मेक्स नो सेंस टू मेक अ सीआरएम, बट यदि 10-12 लोगों की भी यदि टीम है तो एटलीस्ट 10-12, व्हेन आई मीन टू से 10-12 पीपल, दैट मींस आई मीन टू से ओनली सेल्स, बिकॉज़ नॉन सेल्स की मैं बात नहीं कर रहा। हो सकता है नॉन सेल्स वहां पे हो सकता है सेल्स के 4 आदमी हो, नॉन सेल्स के 5 आदमी हो, तो नॉन सेल्स छोड़ दीजिए। यदि सेल्स की डेडिकेटेड 10-12 लोगों की टीम है, 10-15 लोगों की टीम है, तो एटलीस्ट उसको एक छोटा सा सीआरएम नहीं बनाए, एटलीस्ट लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना ले चीज के अंदर में, कि भाई लीड आया, लीड का फीडबैक हुआ, सो दैट व्हाट हिज पीपल आर डूइंग इट, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके पास ट्रैकिंग रहे चीज के अंदर में, और वो लीड उसका परमानेंट एसेट है ऑलवेज के लिए। तो ऑलवेज उसके पास एक छोटा सा, एक छोटे में भी 1-1.5 लाख रुपए में भी छोटा सा लीड मैनेजमेंट कोई भी लोकल बना के दे सकता है, उस टाइप का बना के रखना चाहिए। और टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम यदि नहीं बनता है तो बहुत सारी कंपनीज है, उनका पर पर्सन के हिसाब से, पर यूजर के हिसाब से चार्ज होता है, टेम्पोररी बेसिस में वो भी ले सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो कभी भी एडवाइजेबल नहीं रहेगा चीज के। Excellent. Thank you for your advice. अब आपने जैसे आप रियल एस्टेट से नहीं थे, उसके बावजूद भी इतनी 20 साल के अंदर आपकी टीम 150 के आस टीम है आपके पास, which is a very very commendable job in real estate industry. And I am sure कि all over India में we have got around 1 million broker, महेश भाई, 10 लाख से ज्यादा ब्रोकर है हिंदुस्तान में, और तकरीबन 45 to 50,000 ब्रोकर्स ने रेरा में रजिस्ट्रेशन किया है ऑल ओवर इंडिया। और मुझे नहीं लगता है, मैं जितना घुमा हूँ इंडिया में, गिने चुने कंपनी है जिसके पास अपार्ट फ्रॉम आप आईपीसी को छोड़ दे, इंडियन कंपनी है जिसके पास 150 की स्ट्रेंथ है। आई थिंक योर कंपनी मस्ट बी नॉट, यू विल बी इन हंड्रेड्स, 100 के ऊपर रियल एस्टेट की कंपनी इंडिया में नहीं है जिसके पास 100-150 का स्टाफ हो, स्पेशली ब्रोकिंग कंपनी के लिए। तो apart from business, I think how did you grow? I think you are currently a president of Real Estate Agent Association of Calcutta. Yes. So for the benefit of our viewer, कि कभी-कभी क्या होता है कि आदमी थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है कि एक जैसे शुरुआत की आपने, 2 प्रोजेक्ट मिले, 4 प्रोजेक्ट मिले, आपकी खुद की ऑफिस हो गई, खुद की गाड़ी हो गई, खुद का घर हो गया, एंड मुझे लगता है कि अभी बहुत हो गया, मतलब आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रोकर, यू नो। और वहां आदमी कभी-कभी रुक जाता है, थोड़ा आलसी हो जाता है कि यार अभी तो अपना नाम हो गया, अपने नाम से काम होता है। बट व्हाट डू यू थिंक, ये जो एसोसिएशन का आपने मतलब मेंबरशिप लिया, उसमें आज आप प्रेसिडेंट है, तो ऐसे एसोसिएशन में पार्ट लेने के बाद आपका कितना ग्रोथ होता है, मतलब इंडिविजुअली और प्रोफेशनली? हाउ बेनिफिशियल इट इज टू बिकम अ मेंबर ऑफ एनी सिटी एस्टेट एजेंट एसोसिएशन ऑफिस? क्या हुआ कि कैलकाटा में जब रेका कोलकाता बना था आज से 10-11 साल पहले, उस समय मेंबर नहीं था। आई वाज मेंबर जस्ट 5 years बैक। सो 5 साल पहले भी हमारे यहाँ मेंबर है, आप भी जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, मिस्टर अनूप डालमिया जी। सो ही हैज अप्रोच्ड मी कि महेश मेंबर क्यों नहीं बनता है। तो जो जनरल सबका प्रश्न रहता है वही मेरा भी था कि भाई क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट मिलेगा अपने को, व्हाट स्केलेबिलिटी वी कैन डू इट विद द मेंबरशिप एंड ऑल दोस। Since I'm a long time member in Lunch Club International में, मैं पास प्रेसिडेंट हूँ लंच क्लब इंटरनेशनल या लोकल क्लब का यहाँ पे, और इंडियन चैम्बर में भी, और भी कई चैम्बर्स में हम लोग हैं, बट कभी भी अपने रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुआ। तो एक थॉट अपना जागा उनके बोलने के बाद में कि भाई हमारी जो इंडस्ट्री की संस्था है, हमारी इंडस्ट्री की जो लोकल एसोसिएशन है, उसमें ही हम मेंबर नहीं है, दूसरी जगह में हम मेंबरशिप ले रहे हैं। सो व्हाई नॉट अपनी एक इंडस्ट्री की संस्था में भी अपना एक मेंबरशिप रहना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये, तो हमने उसके लिए मेंबरशिप ली। और आने के बाद आप विनोद भाई एकदम मानिए कि मतलब स्केलेबिलिटी इज एट एनी लेवल। व्हेन आई जॉइंड रेका कोलकाता, मैं तो तहे दिल से रेका कोलकाता को भी धन्यवाद देता हूँ, जो अनूप जी मेरे को ज्वाइन करवाए उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और एनएआर इंडिया के अंदर से हम लोग को जो स्केलेबिलिटी मिली, आज भगवान का आशीर्वाद और एनएआर इंडिया का स्केलेबिलिटी पोजीशन के कारण से एटलीस्ट 40-42 सिटीज में मैक्सिमम जो अच्छे ब्रोकर्स हैं जो काम करते हैं एनआर इंडिया के अंदर मेंबर्स हैं, वो सब अपने को जानते हैं, उनसे एक दोस्ती यारी टाइप का हो गया। सो आई कैन से दैट आई कैन डू रियल एस्टेट बिजनेस अक्रॉस इंडिया
अरे जी। उसके बाद ही हम लोगों ने अलग अलग सिटीज के साथ में टाई अप स्टार्ट किया कि हैदराबाद में कैसे करें, पुणे में कैसे करें, मुंबई में कैसे करें, बैंगलोर में कैसे करें। सो हम लोगों ने स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी तरफ में भी हम लोग नेशनल वाइज आगे बढ़े। खाली एनएआर इंडिया के थ्रू परिचय मिला, परिचय मिलने के बाद दोस्ती यारी बढ़ी, दोस्ती यारी से एक अच्छा बॉन्डिंग बना, बॉन्डिंग बनने से एक व्यापार की तरफ में आगे बढ़े, और भगवान का आशीर्वाद से बहुत सारे व्यापार हम लोगों ने भी क्रॉस सिटीज किए हैं चीज में। वो अरे एनआर इंडिया में बनने के बाद ही किया हम लोगों ने, उसके पहले मैंने कैलकाटा के बाहर बाहर कभी व्यापार नहीं किया था चीज में। तो नहीं, इससे बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता सर। हमारी पहली मुलाकात जो थी एनआर इंडिया जीबी मीटिंग में, तो हाँ आई यूज्ड टू थिंक यार आप तो एकदम एलएलबी चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप जिस तरीके से लीगल पॉइंट के ऊपर, स्पेशली तभी रेरा आ रहा था 2016 में, और आपका जो रेरा के ऊपर ज्ञान है, और आपने जिस तरीके से उसको हर एक एसोसिएशन में जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है रेरा के ऊपर, खाली रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन नहीं, आपको बहुत सारे स्टेट में से क्रेडाई वालों ने भी बुलाया है कि यू हैव रियली पुट इन लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फॉर क्रिएटिंग दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द रेरा, अवेयरनेस अबाउट द रेरा। मतलब एक टाइम पे ऐसा हो गया कि एनआर इंडिया में रेरा के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो Mahesh Sumani is the only person who knows everything. And I know that you have visited more than, I think, 25, 30 city, and you did presentation on RERA, and which was very, very helpful to members. So I think this is the biggest platform for sharing. So how was that experience of, sharing about RERA? RERA have conducted 52 sessions across 29 or 30 cities in India, और सारे के सारे उसमें मैक्सिमम 90% जो थे अपने एसोसिएशन से थे, अपने जो एनएआर इंडिया के जो लोकल एसोसिएशन है वही थे, और 10% के अंदर में आई हैव रिप्रेजेंटेड क्रेडाई आल्सो, आई हैव रिप्रेजेंटेड सम गवर्नमेंट बॉडीज आल्सो, लोकल गवर्नमेंट की जो बॉडीज थी, इवन रेरा एक्ट आ गया, लोकल अथॉरिटीज अपॉइंट हो गई, रेरा चेयरमैन बन गए, रेरा के सेक्रेटरी बन गए लोकल अथॉरिटीज में, बट स्टिल दे डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, व्हाट आर द प्रोसेसेस टू बी अडॉप्टेड, व्हाट आर द रूल्स आर कमिंग, व्हाट आर द नोटिफिकेशंस आर कमिंग। सो मेरी स्टडी मैंने भगवान के आशीर्वाद से आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ रेरा फ्रॉम 2008 एक्चुअली, जब पहला ड्राफ्ट आया था, जब कोई रेरा के बारे में जानता भी नहीं था कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज आ रही है। हमारी शुरू से हैबिट क्या है, में पढ़ने की हैबिट रहती है, तो कुछ ना कुछ रिसर्च करें, किताबें पढ़े, ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन की बहुत सुविधा है, पहले तो फिजिकल किताबें खरीदनी पड़ती थी, तो अभी ऑनलाइन के अंदर में रिसर्च करते रहे कुछ ना कुछ। तो 2008 में पहला ड्राफ्ट आया था, और 2016 में जब फाइनल ड्राफ्ट बना, आप देखेंगे एक्ट के ऊपर भी लिखा हुआ 16 ऑफ 16 लिखा हुआ उसके अंदर, तो 16वां ड्राफ्ट था जो फाइनल ड्राफ्ट था, व्हिच वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एक्चुअली। सो काफी अच्छी जर्नी रही, बहुत लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला, चाहे डेवलपर हो, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो, चाहे अपने रियल स्टेट एजेंट्स भाई लोग हो, तो सभी से रही, बहुत सारी क्वेरीज रही लोगों की, जिनको मैं कुछ लोगों को सोल्व आउट कर पाया। आज भी मेरे पास दिन भर में यदि फोन आते हैं व्यापार के अलावा, रेरा रिलेटेड 2-4 फोन आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, कि भाई मैं ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो इसको कैसे करें चीज के अंदर में। सो अपना जितना ज्ञान है, जितनी बुद्धि है, उस अनुसार अपने कुछ ना कुछ लोगों को एडवाइस दे सकते हैं। तो यही क्या है कि इट बिकम्स एन इन्फ्लुएंसर इनटू द इंडस्ट्री, से व्यक्ति इन्फ्लुएंसर बन जाता धीरे धीरे, वैसे अल्टीमेटली व्यापार में भी आदमी को बेनिफिट मिलता ही है लॉन्ग रन के अंदर। महेश भाई, जैसे आपने बताया कि आपने जब स्टार्ट किया इनिशियली, तो न्यूज़पेपर के अंदर छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट देते थे, और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि जो भी पैसा कमाते थे वो आप ह्यूमन में, मतलब एम्प्लॉय में और मार्केटिंग के अंदर खर्चा करते थे। yes. तो बिकॉज आपका एक्सपोजर उस जमाने में आपके इंटर्नशिप में जो रहा, इतने बड़े कॉर्पोरेट्स के आपने विजिट्स हुए, उसमें से मेरे ख्याल से आपका जो सोचना है वो तरीका बहुत चेंज हुआ है। एंड ये उस बात की साबिती है कि हालांकि आपका कोई रियल एस्टेट का बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी यू आर समबडी जिसने एक चेंज को एडॉप्ट करके खुद का सीआरएम बनाया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो थर्ड जनरेशन में है रियल एस्टेट में, सब एस्टेब्लिश है, पैसा भी है, सब चीजें, उसके बावजूद भी वो रिस्क नहीं लेना चाहते या करना नहीं चाहते, आई डोंट नो, बट यू हैव डन दैट। सो इन टुडेज टाइम तभी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है, यू मे बी द वेरी फ्यू, मेरे ख्याल से टॉप 10 या 15 कंपनीज होगी इंडिया में जिनका खुद का सीआरएम है, जो दूसरे के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो आज आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ये नए तरीके के हिसाब से बिजनेस में मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजीज बनाते हैं आपकी कंपनी के लिए?
अलग अलग है, प्रोजेक्ट मार्केटिंग की अलग रहती है और अलग अलग है, बट बाई एंड लार्ज वी अडॉप्ट टेक्नोलॉजी एज द टूल ओनली। और ऐसे लोकल टूल्स हम लोग बहुत सारे लेते हैं, जैसे होर्डिंग्स लगाना, इंडिकेटर्स लगाना, लोकल रेफरेंसेस बहुत है हमारे पास में। हमारे सीआरएम में अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से ऊपर डेटाबेस है, जिसको उसके अंदर में अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में 80-90 हजार ऐसा डेटाबेस है जो ऑलरेडी विजिटेड क्लाइंट है लास्ट 20 साल के अंदर में हमारे पास में। सो हमारे पास में डेटाबेस बहुत है। अब वही डेटाबेस चर्निंग चलता है टेलीकॉलिंग टीम के अंदर में, अलग अलग सेल्समैन के अंदर में, और जो करंट लीड जनरेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स के माध्यम से। हमारा खुद का भी पोर्टल्स हम लोगों ने जनरेट किया था 2011 में lians.com के नाम से। इट वाज स्टिल, उसके अंदर में बहुत सारी एटलीस्ट 4 लाख से ऊपर प्रॉपर्टीज लिस्टेड है आज भी। अप्रोक्सीमेटली 110 सिटीज का प्रेजेंस है उसके अंदर में। बट सिंस जो पोर्टल्स के पास जितना, टेक्नोलॉजी इज अ बिग इन्वेस्टमेंट प्लेस एक्चुअली। आप जितना पैसा लगाओ, आप यदि जिस दिन बैक करके वो पैसा जीरो आपका। तो हम लोग वी हैव इन्वेस्टेड गुड मनी, बट जिस लेवल का पैसा चाहिए, वो जिस लेवल की टीम चाहिए, और सबसे बड़ी बात है पोर्टल यदि चलाना है तो खुद को टेक्नोलॉजी का आदमी होना चाहिए। आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजी पर्सन, डेफिनेटली आई एम फ्रॉम अकाउंटिंग फाइनेंस बैकग्राउंड, और बाय चॉइस में एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट बन गया। सो मेरे को रियल एस्टेट के अंदर में एक्सपोजर है, बट मेरे को टेक्नोलॉजी का ऊपरी ऊपरी ज्ञान है, बट इनटू दी टेक्नोलॉजी नहीं हूँ। हाँ, टेक्नोलॉजी का महत्व तो जरूर है कि देखिए, अपने टेक्नोलॉजी को यदि नहीं अडॉप्ट करेंगे, अपना व्यापार कभी स्केलेबल नहीं बन सकता है। दूसरा चीज, व्यापार व्यक्ति विशेष रह जाएगा खाली चीज के अंदर। हम यदि इंडिविजुअल व्यापार करते हैं, मैं इंडिविजुअल जो कंसल्टेंट्स उनको ये भी एडवाइस देना चाहता हूँ, सपोज कि मैं इंडिविजुअल व्यापार करता हूँ, एक आधी इम्प्लॉई और है नहीं मेरे पास में, ऑर्गेनाइज नहीं किया हूं मैं, या क्षमता नहीं है और अपने को बढ़ाने की चीज में, तो क्या होगा, सपोज कि मेरे को कुछ हो गया, चलो खुदा ना खास्ता मेरे को कुछ हो जाता है, मैं मर ही जाता हूँ चीज के अंदर में। सो व्यापार तो बंद हो गया उस दिन से, क्योंकि व्यक्ति विशेष व्यापार है। बोर्ड बंद स्केलेबिलिटी कर लेते हैं, उसको सजा लेते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, टीम सजाते हैं, हायरकी बनाते हैं। मैं रहूं या नहीं रहूं, व्यापार जैसे चल रहा है वैसे व्यापार चलते रहेगा। आज कॉर्पोरेट जैसे चलते हैं, मुकेश अंबानी जी तो आगे फील्ड में नहीं उतरते चीज के अंदर, कॉर्पोरेट जैसे चलते हैं। व्हाई एज ए रियल एस्टेट एजेंसी बिजनेस कैन नॉट वर्क इन अ कॉर्पोरेट मैनर? व्हाई कैन नॉट वी डू इट? वेरी गुड, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थॉट, एंड आई एम श्योर जिस तरीके से अपनी इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है, आने वाले 4-5 साल के अंदर यू विल सी लॉट ऑफ मोर देन 100 कंपनीज who will think like this and come out as an Indian franchisee company which will roll down across the country, because आपके पास अगर खुद की CRM है, आपकी खुद की टेक्नोलॉजी है, तो अच्छा, 2 क्वेश्चन मुझे इन बिटवीन एकदम अचानक याद आ रही है। आपका जो कंपनी का नाम है लियांस, व्हाट डज इट मीन बाय लियांस? सोमानी जैसे हम लोग कंपनी का नाम रखा था उस समय में, वो नाम मैं ही रखा था, सोमानी रियल्टर्स बोल के। हमारे ब्रदर्स का उस समय एडवाइस था, जैसे वास्तुकार बोला कोई भगवान के नाम पे रख देते हैं, या कोई ऐसा कोई फैमिली वाले के नाम पे रखते हैं। सो देन वी हैव डिसाइडेड कि भाई आज हम लोग जो काम कर रहे थे उसको सोमानी सोमानी बोल के सब जानता था कैलकाटा में हम लोग, तो हमने बोला सोमानी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड रखो। सो वो हमारा सरनेम था, और लियांस हमारे गोत्र का नाम है। अच्छा, बड़ा एकदम अट्रैक्टिव नाम है, एकदम इंटरनेशनल नाम लगता है आपकी। एंड इसका ट्रेडमार्क का रजिस्टर्ड इन इंडिया, हमारा 2 ट्रेडमार्क लिया हुआ लियांस के ऊपर में। वेरी गुड। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये मेरा, आपकी इतनी सारी टीम है, तो उसको रेगुलर उसमें भी लोग आते जाते रहते होंगे, तो आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसा है? हाउ डू यू ट्रेन योर पीपल? इज इट, एंड हाउ फ्रीक्वेंट यू डू ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज सपोज कीजिए महीने के बेसिस के अंदर में है, 1 to 1 बेसिस में, महीने के बेसिस में। जो नए, हमारे एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा नहीं है ऑफिस के अंदर में, खासकर सीनियर एम्प्लॉइज के अंदर में। सीनियर एम्प्लॉई हमारे एवरेज देखेंगे तो 12 साल, 14 साल, 15 साल, 17 साल, इवन हमारे ऑफिस के अंदर में 18-19 साल पुराने लोग भी है आज के। सो एट्रिशन रेट सीनियर्स में नहीं है, एक आध आगे पीछे होता है कभी कभार, कोई 3-4 साल, 5 साल में तो अलग बात है, बट लोअर लेवल के अंदर में एट्रिशन रहता है। हर 3-4 महीना में 2-4 जाते हैं, 2-4 आते हैं, वो सिलसिला कारवा ऑलवेज चलते रहता है सेल्स के अंदर में। तो दे कीप ऑन ट्रेनिंग देयर, वो सीनियर्स रहते हैं उनके, हमारे जो ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं वो लोग ट्रेन करते रहते हैं उनको। अब ट्रेनिंग इज अ कांस्टेंट, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इवन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उनको भी कॉन्स्टेंटली चाहिए। आज रेरा आया तो उसके बारे में ट्रेनिंग देना। जैसे अभी 28 दिसंबर का जो नया नोटिफिकेशन आया है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर में, जिसमें रियल एस्टेट एजेंट को भी एज ए पर्सन के हिसाब से डिजिग्नेट कर दिया गया है, डिजिग्नेटेड पर्सन की डेफिनेशन में लाया गया है। सो वो जो केवाईसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं आज पीएमएलए के अंदर में, हम वो केवाईसी डॉक्यूमेंट आज 14-15 साल से मेंटेन कर रहे हैं। प्रूफ ऑफ फंड्स, हम सोर्स ऑफ फंड हम कोई क्लाइंट देता नहीं है तो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी, कि उसकी भाई अभी आधार कार्ड तो बाद में आया,
तो अभी रिसेंटली आधार कार्ड हुआ, उसका पैन कार्ड हुआ, उसका एड्रेस प्रूफ है एंड अ ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ अ क्लाइंट, एक लिख के रखते हैं। फ्यूचर में कभी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हमसे पूछ ही सकते हैं ये कौन व्यक्ति है भाई चीज के अंदर में। तो ये कुछ अपने रियल एस्टेट एजेंट्स को भी इसके अंदर में समझ के चलना पड़ेगा भाई, रेगुलेटरी एम्बिट के अंदर में रहना बहुत जरूरी है। कभी भी आपको विपद आ सकती है चीज के अंदर में। और 20 लाख का जो पीएमएलए में आया, तो 20 लाख का ट्रांजेक्शन नॉर्मल ट्रांजेक्शन, कोई भी एक नॉर्मल रियल एस्टेट एजेंट का भी 20 लाख का ट्रांजेक्शन जनरली क्रॉस कर जाता है चीज। अभी रिसेंटली सारे लोग अभी कोविड से बाहर निकल रहे धीरे धीरे, हिंदुस्तान पूरा अभी वैक्सीनेशन चालू है। स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन दिस वाज द मोस्ट चैलेंजिंग एंड बोलते हैं ना, एक हर एक लोगों के लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। उनके सारे टेस्ट हो गए आदमी का मेंटल फिजिकल से लेके एवरीथिंग इज टेस्टेड। और ऐसा कहा जाता है कि जिसने 2021 देख लिया है ना, उसको आगे अभी कोई रोक नहीं सकता है, मतलब इससे खराब कुछ हो नहीं सकता है लाइफ में। सो आपकी इतनी बड़ी टीम है, सो हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर योर कंपनी एंड यू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? मार्च लास्ट वीक और अप्रैल फर्स्ट वीक 2020 हम स्तब्ध हो गए और समझ मैंने दिमाग काम नहीं कर रहा था कि करें क्या चीज के अंदर में। आफ्टर दैट दिमाग लगाए, डिस्कशन किए, देन वी हैव डिवाइस सम आइडियाज। आफ्टर 15th April we have started devising some ideas how online can be done. So अप्रैल में जो हमारा रेवेन्यू होता है उसका 5% भी रेवेन्यू हमारा नहीं हुआ, जैसे लेस देन 5% रेवेन्यू इन टोटल करियर टाइम चीज। सो ऐसा लग रहा था कि हम सैलरी भी कैसे देंगे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, इतने लोगों को पाल के रखे हैं, व्यापार तो बंद नहीं किया सकता चीज के अंदर में, और व्यापार बंद करते हैं तो खाली 150 इतने सारे लोग काम करते हैं, ये एक बड़ा इशू नहीं, इतनी सारी उसके ऊपर इतनी सारी आश्रित परिवार भी है, उनका भी अपना परिवार चल रहा है चीज के अंदर। सो देन अप्रैल के बाद मई आया, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, वी हैव डन ट्रांजैक्शन नियरली अबाउट 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। जून से वी हैव अचीव्ड अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द एवरेज रेवेन्यू। जुलाई से 70% हुआ और अगस्त से वी कम डाउन एट 100% ऑफ द नॉर्मल एवरेज रेवेन्यू ऑफ द एनुअल टर्नओवर। वो अगस्त से हमारा नॉर्मल हो गया। और बाय गॉड ग्रेस हमारा दिसंबर 2020 फिगर और दिसंबर 2019 फिगर के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली 40% का इजाफा रहा हमारा चीज के अंदर। अरे वाह, क्या बात है। So we have crossed in January figures, we have crossed approximately 1.5 times of the January 2020 figures. Very good. So the business is enormous, demand is very high. अभी तो चैलेंजिंग सबसे बड़ी है इन्वेंट्री की चैलेंज है, प्रॉपर इन्वेंट्रीज आर नॉट अवेलेबल इनटू द मार्केट। जो एक्चुअल चाहिए, जो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जो प्रॉपर बजट की चीज चाहिए, वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। So business is very good. So what was your learning out of COVID, professionally and personally? पर्सनली तो द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टोरी इज इतना दिन में घर में फैमिली के साथ कभी रहा नहीं। एंड आफ्टर मैरिज ऑल्सो, इवन बिफोर मैरिज ऑल्सो, मदर फादर के साथ में भी इतना कभी रहा नहीं। सो ये बाइंडिंग के कारण से रहना पड़ गया और इतना कभी घर का काम किया भी नहीं। घर का काम भी करना पड़ा। दैट इज ऑन सम पर्सनल फ्रंट, बट ऑन प्रोफेशनल फ्रंट कोविड बहुत कुछ सिखाया है कि माने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है एक्चुअली चीज के अंदर में देखा जाए तो। सो कोविड हैज मेड अस लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आने वाले समय के अंदर में, और टेक्नोलॉजी ड्राइवन कोविड में कुछ ज्यादा ही हो गया। और अभी लोग उस टेक्नोलॉजी को ऑटोमेटिकली अडॉप्ट भी कर लिए, हर व्यक्ति अडॉप्ट कर लिया चीज के अंदर में। तो आपको नहीं लगता कि कोविड के पहले भी ये सारी टेक्नोलॉजी थी जो अभी मैं और आप अभी यूज कर रहे हैं, जूम, करेक्ट? ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी, इवन गूगल एडवर्ड्स, बट वी वर एंटायर रियल एस्टेट इंडस्ट्री वाज फोर्स्ड टू कम ऑनलाइन। वी स्टार्टेड 360 डिग्री वीडियोस ऑफ द अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन। मतलब आप अभी आओ मत, कोविड है, आप यू डोंट कम ऑन साइट। एक नए नए इनोवेशन आए, थॉट प्रोसेस आए, टेक्नोलॉजी को लोग एडॉप्ट करने लगे। बिकॉज एक होता है ना, एक सर्वाइवल है, आपके पास रास्ता नहीं है तो आदमी अपने आप जाके वो करता है। तो ज्यादा लोगों ने टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गए मेरे ख्याल से। मैक्सिमम इंडस्ट्री केम ऑन टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली इंडस्ट्री, योर कंज्यूमर केम ऑन टेक्नोलॉजी। दे वर आल्सो फोर्स्ड टू गो ऑनलाइन कि भैया मैं घर के बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मैं ऑनलाइन जाके देखता हूँ किसके पास क्या फ्लैट है, कौन क्या दिखा रहा है मुझे।
और कितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑनलाइन आ सकती है, तो मुझे लगता है इट इज ड्रास्टिकली चेंज, द काइंड। कंप्लीटली। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बताता हूँ आने वाले समय में, लास्ट 2 सालों में हम लोगों ने देखा है, नॉन रियल एस्टेट बैकग्राउंड के टेकीज बॉयज एंड गर्ल्स who started real estate consultancy business in India. ऐसे बहुत सारे टेकीज बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट किए हैं जो सपोज की छोटे छोटे माने इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं, उनके पास में टेक्नोलॉजी ड्राइवन बुद्धि है, उनको रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का क्यों भी नहीं आता आज के दिन में। एंड मैं पूछता हूँ आपको प्रॉपर्टी नहीं आता बट स्टिल यू आर सेलिंग सो मेनी ऑफ इन्वेंटरीज, सो बोलते हैं व्हाई आई नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी। ट्रू। एक्चुअली आप देखेंगे ना, तो मैंने देखा कि लॉकडाउन के दौरान मैक्सिमम अगर कोई इंडस्ट्री निकल के बाहर आई है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग। यस। आप एवरी थर्ड यूथ इज डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। तो अपना भी सारा जो, बिकॉज आपके न्यूज़पेपर बंद हो गए, होर्डिंग बंद हो गए, सो वेयर विल यू मार्केट योर प्रॉपर्टी? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में हमको इस दौरान सबसे ज्यादा चैलेंजेस आई और सबसे ज्यादा सीखे हम कि भी कौन से मीडियम है। So, what kind of online medium you utilize during the lockdown? मतलब आपने कहाँ पे मार्केटिंग प्रोसेस की है, मतलब ऑनलाइन? ऑनलाइन के अंदर में सबसे ज्यादा हम लोग रियलाइज किए थे अप्रैल लास्ट वीक के अंदर में, मोस्ट ऑफ द पीपल आर आइडियली सिटिंग ऑन होम, घर में बैठे हुए लोग, तो सबसे अधिक चल रहा था सोशल मीडिया सर। सो हम लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग उसमें बहुत तेज कर दी अपनी। वी हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग फ्रॉम मई में हमने सोशल मीडिया का जो स्पेंडिंग था उसको 3 टाइम 4 टाइम्स कर दिया हम लोगों ने। वेरी गुड। पोर्टल्स में तो खैर फिक्स पैकेजेस है, वो तो चल ही रहे थे, उसके अलावा हम लोगों ने स्पेंडिंग स्टार्ट कर दी लोगों को। अच्छा, लोग भी घर में खाली बैठे हुए हैं तो उनके पास में वो देख रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, लेंगे नहीं लेंगे अलग बात है, साइट विजिट तो कर नहीं पाएंगे चीज के अंदर में, बट स्टिल वो स्टार्ट हो गया, कारवा स्टार्ट हो गया चीज के अंदर। सो सोशल मीडिया में आपको कौन सा इफेक्टिव टूल सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड लगा? वी हैव डिफरेंट, फेसबुक है आपका, लिंक्डइन है, बहुत सारे मीडियम है, गूगल एडवर्ड्स है, तो विच आर द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम अकॉर्डिंग टू यू ऑन सोशल मीडिया इफ समबडी वांट टू डू मार्केटिंग? See, the best effective medium is for effective leads is LinkedIn. LinkedIn, okay. LinkedIn, we felt it the concrete lead आती है। आप फेसबुक में स्पॉन्सर्ड में आप एड्स में जाइए, फेसबुक एड्स मैनेजर में जाइए, आप एड्स दीजिए, बट आपके पास रोमिंग इंक्वायरी आएगी, आपको बहुत कंक्रीट इंक्वायरीज नहीं आएगी चीज में। लिंक्डइन में विल फाइंड इट, क्योंकि वो वेरीफाइड करके, प्रोफेशनल्स है, वेरीफाइड करके वो इंक्वायरी करते हैं चीज में, उसमें बहुत कंक्रीट इंक्वायरीज आती है। बट आपको लगता है कि देयर इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे रेसिडेंशियल के लिए फेसबुक इज बेटर, कमर्शियल और वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक ऑफिस स्पेस के लिए लिंक्डइन अच्छा है, ऐसा आपका मानना है कि? Exactly, एकदम सही बात है। देखिए, फेसबुक एक जनरल पब्लिक की चीज हो गई, प्रोफेशनल्स भी है डेफिनेटली उसके अंदर में, बट लिंक्डइन इज मच मोर ऑफ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। सो वहां के अंदर में आप यदि वेयरहाउसिंग के अंदर में, हॉस्पिटलिटी स्पेसेस में, एजुकेशन में है, या कमर्शियल रिटेल के अंदर में है, तो दैट्स अ मच बेटर प्लेटफॉर्म टू डू इट। And Insta is now taking over Facebook. Yeah, Insta is taking over everything. Yes. Insta, यदि आपको HNI प्रोडक्ट आपके पास में है तो बेस्ट मीडियम इज इंस्टा। HNI प्रोडक्ट के, बिकॉज HNI इज अ मैक्सिमम टाइम दे यूज इंस्टा एक्चुअली, तो वो या तो लिंक्डइन या इंस्टा। हार्डली देयर आर मेनी पीपल, मैं तो इतने लोगों को जानता हूं जो इनका फेसबुक में अकाउंट तक नहीं है। वो बोलते हैं मेरे को, आई डोंट वांट टू गो इनटू स्पैम, फेसबुक स्पैम है, मेरे को नहीं जाना उसके अंदर में। तो उनका क्या, लिंक्डइन, इंस्टा विल फाइंड, जितने आपको बड़े लोग मिलेंगे, इंस्टा में काफी लोग मिलेंगे आपको। और मैंने भी काफी, मतलब जो ओल्ड टाइमर ब्रोकर्स है उनको अभी तो धीरे धीरे लॉकडाउन में तो काफी लोग आ गए, उसके पहले मैंने लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना, अरे फेसबुक में क्या जाना, अपना बिजनेस 1-to-1 बिजनेस है, रियल एस्टेट। नहीं, बट आई विल टेल यू, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज डिस्ट्रॉइंग अस। बिकॉज ये जो थॉट है, देखिए बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि 1-to-1 है, डेफिनेटली ट्रस्ट का एक फैक्टर है, सब कुछ है, रिलेशनशिप मैटर्स इन रियल एस्टेट बिजनेस, एवरीथिंग मैटर्स। बट यदि हम खाली यही सोचते रह जाएंगे तो जो नए नए टेकीज आए, दे विल टेक ओवर आवर बिजनेसेस लाइक एनीथिंग। बिकॉज एक फादर के साथ 1-to-1 एक रियल एस्टेट एजेंट का होगा, बट उसका लड़का तो बैठ करके इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, तो techies will take his lead and he'll close it very soon. Absolutely. So we need to get every platform to do business actually. True. So excellent, Mahesh bhai, you share a lot of things about your journey. So I want to ask another very interesting question.
as you didn't know real estate and you jumped in, and now you have done something which not many players, though they were into real estate and could not do or didn't do. So what is that one thing which is keeping you alive in being in real estate? आपको रियल एस्टेट की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? जो बोलता है ना कि रोज सुबह में उठ के भागने को दिल होता है. What is that one thing? Real estate is a passion to me, sir. When I'm not started real estate, मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आता था. But today real estate is a passion to me. I get up at 6:30 in the morning. उसके बाद में मैं 8:30 9 o'clock रेडी हो जाता हूँ. 8 साढ़े 8 बजे से मोबाइल जो हाथ में रहता है, वो रात को 11-12 बजे तक वो रियल एस्टेट के ऊपर या तो सर्चिंग या रिसर्चिंग या कोई क्लाइंट से बात करना या टीम को हैंडल करना या व्हाटएवर, कुछ भी लैपटॉप में देखना, काम करना, वो उसी में 15-16 घंटे चले जाते हैं अपने. ये पैशन है, मतलब उसमें थकाव भी नहीं आता है. उसके अंदर ये लगता है अच्छा ये आया, अब और क्या आएगा नया चीज के अंदर. इतने नए नए प्रोडक्ट आ गए जिसको हम लोग आज 15 साल 20 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे. रियल एस्टेट के बार्टर सिस्टम आ गए, अभी तो रिवर्स ब्रोकरेज सिस्टम्स आ रहे हैं चीज के अंदर में. मैंने क्या क्या सिस्टम्स आएंगे आई डोंट नो कि आने वाले समय में क्या आएंगे. नए नए खुरापाती दिमाग है, नए नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे. सो इफ वी नॉट कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड, विल नॉट बी अलाइव इनटू द मार्केट. हम मार्केट में फिर आउटडेटेड हो जाएंगे. रेडिंगटन इतना बढ़िया टाइपराइटर था सर, लेकिन आज तो नहीं है. So if we not keep ourselves updated, we'll be outdated चीज के अंदर में. Nokia 3310 सबने यूज किया होगा, हमने भी यूज किया सर. आज भी वो एक लव था उसके लिए सबके ऊपर में नोकिया का. बट जब से सैमसंग आया या दूसरे एंड्रॉइड आए, वो कर ही नहीं पाया अपने आप को डेवलप चीज के अंदर में. सो अपडेट रखना पड़ेगा. जो पब्लिक चाहती है उसके हिसाब से आना पड़ेगा. मार्केट क्या चाहता है, मार्केट क्या खाएगा, उसके हिसाब से हमको रहना पड़ेगा. Excellent. Mahesh bhai, to reach to this level in your journey, I mean, you have exemplified a great leadership, not within your organization, but you have helped many in Real Estate Agent Association at NAR India level. You have been a great leader. So, can you share some leadership tools to our viewers? To be a successful leader, what kind of quality one should have? You know? Which are the most important thing you think you are? First of all, if you have a team at your office, delegation of power is very much important. To delegate a power, you must need to understand जिसको power आप दे रहे हैं, कोई भी ऑफिस का काम दे रहे हैं, whether he is compatible and he is competitive to take that power or not चीज के अंदर. तब आपका व्यापार वो चला पाएगा चीज के अंदर में. So delegate करना, keep motivating them, keep training them. Training is a continuous process. Motivation is a continuous process. Rewarding them is a continuous process. So ऐसी बहुत सारी चीज है लीडरशिप के अंदर में जो भी ब्ला ब्ला सब्जेक्टिवली आती है. सारी चीजों का एक कंपोजिट मिक्सचर है. कोई एक चीज को नहीं बोल सकते कि इसी चीज से कुछ अच्छा होगा. और सबके अपने अपने देखिए अपनी अपनी परेशानियां, अपनी अपनी सुविधाएं हैं. तो जिनकी जिनकी सुविधाएं हैं, देखिए हर आदमी का अपना अपना नया नया चैलेंज है व्यापार के अंदर में. तो उसका जैसा जैसा चैलेंज है उसके हिसाब से अडॉप्ट करके और वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को अपने टीम के अंदर में रखे, so that he can enhance his business to a scalable level. So, बीच में हमने जब रेरा की बात की तो एक because you are the chairman of National RERA Committee NAR India, so एक इनिशिएटिव बीच में चला. सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे लिंक्स भेजे थे कि you have given some representation to the RERA authority that we should have one RERA one nation certificate. तो उसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर को? वन इंडिया वन रजिस्ट्रेशन, अलग अलग स्टेट्स है अपने पास इंडिया के अंदर में. आज समझिए 33-34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिलकर के है. तो हर एक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना. तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन का पैसा तो या तो इंडिविजुअल में लो या अदर देन इंडिविजुअल के अंदर में लो, कंपनी में या किसी में भी लो. सो अलग अलग स्टेट्स में भी काम करना है. ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है. जो नॉर्थ इंडिया में उधर में रहते हैं, आपके गुड़गांव और उधर के साइड के अंदर में रहते हैं, आपको हरियाणा का रेरा का भी लेना है, यूपी रेरा का भी लेना है, आपको दिल्ली रेरा का भी लेना है. तो एक की फीस यदि 2.5 लाख रुपए है तो आपको 7.5 लाख रुपए पहले तो इन्वेस्ट करना है कंपनी को चीज के अंदर में. तो उससे बढ़िया है वन इंडिया वन रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए कि एक व्यक्ति, आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सीए का मेंबरशिप नंबर होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का एक मेंबरशिप नंबर होता है, एडवोकेट का बार काउंसिल का एक मेंबरशिप नंबर होता है, एक स्टॉक एक्सचेंज का जो एक ब्रोकर काम करता है एनएससी बीएससी में लिस्टेड है उसका एक नंबर होता है, कंपनी सेक्रेटरी का एक नंबर होता है. व्हाई नॉट आस? वी आर आल्सो प्रोफेशनल्स. एक एडवोकेट काम करता है उसको कंसल्टेंसी फीस मिलती है, सीए प्रैक्टिस करता है उसको एक फीस मिलती है. हम एज ए रियल एस्टेट सर्विस प्रोवाइडर है,
हमारा भी तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, व्हाई द मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर्स? उसकी फीस भी अलग अलग है, वेस्ट बंगाल एक चार्ज कर रही है, हरियाणा एक चार्ज कर रहा है, महाराष्ट्र अलग चार्ज कर रहा है, व्हाई इट शुड बी? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, द रजिस्ट्रेशन शुड बी अ सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए, सो दैट ब्रोकर्स शुड बी गिवन अ चांस टू वर्क और एक्सप्लोर देयर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस इंडिया। हम तो भारत के नागरिक हैं, हमको एक स्टेट का नागरिक क्यों बना दिया जा रहा है? हमको हर स्टेट में व्यापार कर सके हम चीज के अंदर। अच्छा, एनआर इंडिया की जो एडवाइजरी काउंसिल है सेंटर में, उसमें वन मेंबर इज आल्सो फ्रॉम एनआर इंडिया, जी इज द चेयरमैन रवि वर्मा। सो व्हाट डू यू थिंक, ये जो आपने प्रेजेंटेशन किया है वो कितना पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आ जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएंगे? हम लोगों ने ऐसा कई तरह के रिप्रेजेंटेशंस किए हैं, दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट। सो ऐसा सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है व्हिच इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल डेटा एक्ट। 30 आदमी के सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें क्रेडाई से भी एक रिप्रेजेंटेशन है, मेरिटको से भी एक रिप्रेजेंटेशन है, एनएआर इंडिया से भी एक रिप्रेजेंटेशन है। और ये बहुत गर्व की बात है कि माने सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंसीडर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स एज देयर वेरी वाइटल स्टेक होल्डर। उनको वाइटल स्टेक होल्डर लगा, तभी उन्होंने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में एनएआर इंडिया को लिया, और एनआईआर इंडिया इज प्राउड टू एनफ टू हैव बी ऑन बोर्ड देयर, और अपना एक रिप्रेजेंटेशन वहां पे है, और हम लोगों ने वहां पे रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। इसके ऊपर बहुत सारी डिलिब्रेशंस हुई है। लेट अस सी, इस पे राउंड ऑफ डिस्कशंस चलेंगे, क्योंकि एक्ट आ गया है, एक दिन में तो चेंज होगा नहीं। एंड लॉ ऑफ लैंड इज ए डेफिनेटली सेंट्रल का लॉ है, बट सब्जेक्ट ऑफ लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट। सो स्टेट और सेंट्रल का यहाँ पे फिर भी एक माने डिफरेंसेस ऑलवेज रह जाता है। हाँ, ये गनीमत है कि सब जगह मोदी जी की सरकार यदि रहेगी तो डेफिनेटली वो उस दिशा में जरूर काम करेंगे चीज में, और अपने को आशा ये होना चाहिए, आज नहीं होगा बट इन नियर टर्म और इन नियर फ्यूचर व्हेन स्लोली एंड ग्रेजुअली रेरा विल गेट इट ऑन अ मैच्योर्ड लेवल। अभी पूरी मैच्योर्ड लेवल पे नहीं है, डेफिनेटली महाराष्ट्र में बहुत मैच्योर्ड लेवल में है, बिकॉज उस लेवल का व्यक्ति वहां चला रहा है मारेगा को। बट हर जगह हर स्टेट में जब मैच्योर्ड लेवल में आ जाएगा रेरा, आज से 5 साल 7 साल बाद के अंदर में, तब हो सकता है कि ये उसके आने आने तक ये प्रावधान भी डेफिनेटली चेंज हो और अपने लोग अचीव करें। क्योंकि आप देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था, उसके पहले तक लोग इनकम टैक्स जानते थे इनकम पे टैक्स क्या होता है चीज के अंदर में। जब एक्ट बना तब भी लोग 10 साल तो समझ ही नहीं पाए तो करना क्या है इसके अंदर में। तो एक कानून बनता है, लोगों को समझते समझते, गवर्नमेंट को समझते समझते भी एक सेटल डाउन पीरियड है। तो आज 4-5 साल हुआ है, अभी अपने लोग समझने लगे हाँ ये प्रावधान है, अपने को करना चाहिए, एडॉप्ट करना चाहिए। लोग धीरे धीरे समझ जा रहे हैं, मेच्योर हो जा रहे हैं। आने वाले 3-4-5 साल में और इंडस्ट्री मेच्योर होगी। जैसे जैसे इंडस्ट्री मेच्योर होगी सारी बातें मानी जाएगी, बिकॉज पीपल विल अंडरस्टैंड द इश्यूज ऑफ द इंडस्ट्री। ग्रेट। महेश भाई, ये जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ब्रोकर की पाठशाला, उसका 2 पर्पस है। एक तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के और वर्ल्ड के रियल एस्टेट ब्रोकर्स आके अपने आइडियाज, अपने थॉट्स यहाँ पे शेयर करें, जो पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट हो। और दूसरा ये था कि लोगों के दिमाग में जो एक परसेप्शन बना हुआ है सोसाइटी के अंदर रियल एस्टेट एजेंट के, ब्रोकर के लिए, उसको एक चेंज करने का बहुत ही बड़ा ये मैंने ठाना है कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि नेक्स्ट जनरेशन जो है हमारा, वो रियल एस्टेट के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव हो। और मैंने अभी तक के जितने सेशन हुए सीजन 1 और 2 में, जब ज्यादा करके लोगों ने देखा कि जितने भी स्पीकर्स आए यहाँ पे, 90% स्पीकर्स वेर कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेल क्वालिफाइड बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। जो एक मिथ है कि एस्टेट एजेंट मतलब जिसके पास कुछ काम नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो आदमी रियल एस्टेट का बिजनेस करता है। सो दैट इज नॉट ट्रू। That may be true at certain pocket of India in a small location, but majority, and especially I must compliment NAR India for taking lead in creating awareness about our profession, and bringing that respect and laurels. As you said, being a part of a governing body of a council of RERA Central Committee is really a matter of proud. So which is actually making a big difference in the society. And especially due to technology now, a lot of youngsters are attracting towards real estate. A lot of corporates have entered as a developer. Take any big name of Indian corporates and they are there now. So what is your advice to the next generation about our profession? What would you like to say that? First of all, I'd say that most of the people should come, new generation should opt real estate consultancy agency business as their profession, as like any other business.
and they should go ahead with the hard work, transparency, trust, along with technology. Technology can generate leads for you, but knowledge, local knowledge is very much important. Geographical knowledge is very much important. There are many real estate agents who do not have geographical proper knowledge, who do not understand property well. प्रॉपर्टी के स्क्वायर फीट का मतलब भी सही से नहीं आता उनको चीज के अंदर में. उनको प्लान दे दिया, प्लान सही से समझा नहीं पाते हैं. उनको कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, कवर्ड एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, दे डोंट अंडरस्टैंड दीस थिंग्स एंड दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड आल्सो. सीखना भी नहीं चाह रहे बहुत सारे ऐसे लोग, बिकॉज उनका व्यापार हो रहा है. वो एलओआई उठा रहे हैं, प्रोजेक्ट आ रहा है, धमाधम बुकिंग हो रही है, बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, उनका पेमेंट भी जल्दी आ जा रहा है, पैसा मिल जा रहा है. सो द काइंड ऑफ हार्डशिप वी हैव, माने मैं और आप जो झेले हैं हार्डशिप कि 5-5 साल भी एक 20,000 रुपया लेने के लिए जूते घस जाते थे, वो हार्डशिप तो इन्होंने देखी नहीं है अभी तक. So, ये क्या है कि कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट होते जा रहा है. तो मैं यही कहूंगा कि मोर एंड मोर दे शुड कीप नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री, नॉलेज रखे रेगुलेटरी फ्रंट पे, उनके प्रोडक्ट के फ्रंट पे, प्रॉपर्टी मार्केट के फ्रंट के ऊपर में लोकल नॉलेज ले, ज्योग्राफिकल नॉलेज ले, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, एथिकल कोड के साथ व्यापार करें. डेवलपर्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती है रियल एस्टेट एजेंट्स के प्रति कि भाई मिसगाइड करते हैं चीज के अंदर में. तो ये चीज नहीं हो, ताकि अपना समाज का नाम बदनाम नहीं हो. जैसे ऑल ओवर इंडिया की, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो डेवलपर कम्युनिटी को बहुत अच्छे नजर से नहीं देखा जाता. तो उसका मतलब डेवलपर अच्छा नहीं है क्या? बिल्डर अच्छा है. वैसे रियल एस्टेट एजेंट्स को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है. तो कुछ लोग यदि 5% लोग ऐसे हैं, उसके लिए 95% खराब नहीं हो सकते चीज के अंदर में. ऐसे डेवलपर्स के अंदर में 5% डेवलपर भी टाइमली डिलीवरी नहीं देते हैं, सही काम नहीं करते हैं, पैसे का वो सही से हिसाब नहीं करते हैं चीज के अंदर में, तो उसके लिए 95% डेवलपर तो खराब नहीं होंगे. So as the same like that in real estate agents also. So we are doing our honest business, hardworking के साथ में, sincerity के साथ में, trust, ethics के साथ में व्यापार करें, अपने क्लाइंट्स को अच्छी एडवाइस दें, डेवलपर के साथ में अच्छा रेपो रखें, उनको अच्छी एडवाइस दें. कोई भी तरह का मिसगाइडेंस वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए अपने इंडस्ट्री. सो जब भी कोविड आया तो बहुत सारे कंट्रीज में उनका जो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ था उसके ऊपर तरह तरह के स्टेटमेंट आते थे, प्रोजेक्शन आते थे. और अब कोविड धीरे धीरे निकल रहा है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रही है. सो व्हाट इज योर व्यू अबाउट आवर इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री टोटल आगे चल के आपको क्या, आपका आगे 4-5 साल में व्हाट इज योर व्यू एंड अबाउट आवर बिजनेस आल्सो, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर यू आर सीइंग? I am looking at complete boom from end of this year. 2021 and say I'm looking at a complete boom across all sectors in India, especially in residential sector. The fact is that एक साल के अंदर बहुत ज्यादा लॉन्चेस आए नहीं है. पॉइंट नंबर 1. तो जो एवरेज इन्वेंट्री हर साल बिकती है, सी आप बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो, बड़ी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो, फिर भी इंडिया के अंदर में सबसे बड़ी जो फैक्टर है पॉपुलेशन. इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन हर महीना, हर दिन, हर सेकंड चलता है, तो लोग अपार्टमेंट्स लेते ही हैं. कोविड के बाद तो लोग और बड़े अपार्टमेंट्स लेने की इच्छुक हो रहे हैं. ऐसे भी ऑन एन एवरेज एक इंडियन, एक स्टडी बोलती है कि एक इंडियन अपनी लाइफ के अंदर में मिनिमम 2 से 3 प्रॉपर्टी अपने लाइफ में खरीदता है. एक नॉर्मल बिजनेस करने वाला, नॉर्मल सैलरी होल्डर आदमी भी खरीदता है, चाहे वो गांव में जमीन खरीदे या शहर में एक रूम का एक अपार्टमेंट ही खरीदे या एक और अपार्टमेंट खरीदे. क्योंकि आने वाले समय में हर 5 साल 10 साल के अंदर में, हर एक डिकेड के अंदर में आदमी का सोशल स्टेटा चेंज हो जाता है, उसका मॉनेटरी, उसका जो लेवल होता है वो चेंज हो जाता है. तो आने वाले समय के अंदर में ग्रोथ बहुत अच्छा है. आने वाले 5 साल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है और मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा बूम आना चाहिए, क्योंकि भी सबसे बड़ी क्राइसिस इन्वेंट्री की क्राइसिस है. वेरी ट्रू. 5 साल 6 साल के बाद की एक साइकिल है. आज 2011-12 तक साइकिल बहुत अच्छी चली थी. 12-13 के बाद लोग बोलना शुरू कर दिए थे भाई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है. 12-13 से लेकर के 2019-20 तक का ये कहानी चला. तो 7-8 साल का एक साइकिल चला. तब तक क्या होता है, इन्वेंट्री पाइल्ड अप हो जाती है, अंडर कंस्ट्रक्शन नए से नए प्रोजेक्ट आते हैं. एंड अभी जो मार्केट में पैसा है, आप शेयर मार्केट देख लो, आज मार्च में जिसके पास पैसा था, आफ्टर 9 months पीपल आर सिटिंग ऑन कैश. 10 times कैश है उनके पास, क्या करेंगे? पीपल कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट. सो लोग एक जो एश्योर्ड एसेट है, बिकॉज रियल एस्टेट इज ऑलवेज रियल. एब्सोल्युटली. शेयर मार्केट तो रियल नहीं है. 1000 रुपए का चीज 10 रुपया भी हो सकता है, बट यहाँ 1000 रुपए का लिया तो 1000 से बढ़ेगा कितना अलग बात है, 1000 तो रहेगा.
इतना तो मिलेगा कम से कम. सो रियल एस्टेट इज ऑलवेज रियल. सो पीपल विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट. ये ऑलवेज लोगों का हैबिट रहता है, लोग इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर में. और बहुत अच्छी लिक्विडिटी पे मार्केट खड़ा हुआ है, और लिक्विडिटी इज द बेस ऑफ रियल एस्टेट बूम एक्चुअली. सो लैंड में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आने वाला है, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे आने वाले हैं. एज यू राइटली सेड कि बहुत बहुत कॉर्पोरेट्स इसमें अंदर में घुस गए चीज के अंदर, तो उनके पास बड़े इन्वेस्टमेंट्स के चंक्स हैं, पैसा है, इसलिए वो घुस जा रहे हैं चीज. एक्सीलेंट. आई थिंक बहुत मजा आया महेश भाई आपसे बात करते हुए. पता नहीं चला कैसे एक घंटा निकल गया. एकदम सही. Thank you for sharing your professional journey. So up till now we knew who is Mahesh Somani, the managing director of Lian Properties, and his professional journey. So chalte chalte kuch personal, as an individual, as a personal human being, who is Mahesh Somani? What are your other interests apart from business? I do socialize something. मेरी स्कूल है SGS इंटरनेशनल स्कूल के नाम से. We have made a foundation, Bengal Education Foundation के नाम से. So we've taken 2.5 acres of land over there. We have constructed approximately 55,000 square feet of space. We have 3 partners out there. So वहाँ पे हम लोग अभी मोटामोटी 350 बच्चे पढ़ रहे हैं. Definitely that's not on a charitable ground. पैसा देते हैं, पढ़ते हैं. Non-profit seeking organization है. Apart from that, स्कूल के अलावा I'm a past president of Lions Clubs. A local Lions Club है, Lions Club Calcutta Kapoorga, जिसको मैं past president हूँ. I was past president in 2010 में मैं president था उस क्लब का. और इसके अलावा या इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसका मैं मेंबर हूँ. एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट एडवाइजर्स है, उसका मैं लाइफ मेंबर हूँ. कैलकटा जर्नलिस्ट क्लब है, उसका मैं लाइफ मेंबर हूँ. ऐसे कई सारे फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे मैं अटैच्ड हुआ हूँ, जिनके साथ मैं रहता हूँ चीज के अंदर में. कभी कभी हम लोग चैरिटेबल एक्टिविटीज भी करते हैं, सोशलाइजिंग भी करते हैं. At the end of the day, real estate is a passion to us. So every time, whenever we go anywhere, वो दिमाग में real estate ही घूमता है चीज के अंदर में. When we do something, other things also, दिमाग में लेकिन real estate ही घूमता है. फिर के वहाँ पे आ जाती है. So, what does success means to Mr. Mahesh Somani? बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया विनोद भाई. बट मेरे लिए सक्सेस कोई पैसा कमाना या कोई एसेट बनाना, मैं उसको सक्सेस नहीं मानता हूँ. या बहुत नाम कमा लेना इंडस्ट्री में, उसको सक्सेस नहीं मानता हूँ. छोटा मोटा परिचय है अपना कलकत्ता में, लेकिन मैं सक्सेस उसी को मानता हूँ कि जिस दिन मैं मरा उस दिन, कलकत्ता में एक निमतला घाट है, वहां पे सब मुर्दों को ले जाया जाता है. सो मैं एक ही चीज जानता हूँ कि जिस दिन मरूंगा उसके बाद में कितने लोग अपने को श्रद्धांजलि देते हैं और अपने को मन में रखते हैं, वो असली सक्सेस का मायना है सर. जाने के बाद कितने लोग अपने को सही से मन में रखते हैं, उसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है. तो जाने के बाद लोग सही से मन में रखे, हाँ ये एक आदमी था, अच्छा आदमी था, बस इतना ही परिचय मेरा काफी रहे, तो अपना बस उसी में आत्मा को शांति मिल जाए. बहुत बढ़िया. सक्सेस का मायना मेरे हिसाब से. तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सब लोगों के लिए. सो व्हाट डज मनी मीन्स टू यू? आपके लिए पैसे की क्या डेफिनेशन? Just to fulfilling the needs. How good you are in reading? मतलब आपकी मुझे मालूम है आपको रीड करना बहुत शौक है रीडिंग का. तो which is your best book you have read up till now? एक बुक थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ. वो हमने 7 बार पढ़ी, बट 7वीं बार में मेरे को पूरा मतलब नहीं समझ में आया उसका. आनंद मठ जहां से वंदे मातरम नारा निकला था. वाह. वंदे मातरम जो देशभक्ति का नारा था, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, उनकी आनंद मठ की किताब है. वो बांग्ला में लिखी गई थी, उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है, हिंदी में भी ट्रांसलेशन, और भी कम से कम 14-15 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन है उसका. सो वो मैंने पढ़ी, 7 बार पढ़ी, लेकिन 7वां बार में मेरे को पूरा नहीं समझ में आया. और जितनी बार आप पढ़ते हैं उतनी बार आपको कुछ नया मिलता है उसमें से. इफ यू रीड दैट बुक यू विल अंडरस्टैंड कि आपको हर पेज में कुछ ना कुछ नया मिल रहा है. मेरी किताबें बहुत पढ़ी, बट उसकी जैसी किताब मैंने नहीं पढ़ी जिसमें जितना बार पढ़ता हूँ उतनी बार कुछ नहीं मिलता. Which sports you like? I am not a sportsman. मेरे को कोई स्पोर्ट्स आता भी नहीं है. बचपन में खेला करता था बैडमिंटन. अच्छा. And any sports person you really मतलब आपको अच्छा लगता है कि हाँ this is a sports person you like? Anybody in the world? Definitely Sachin Tendulkar. But मेरे को क्रिकेट का आइडिया नहीं है. That's a different thing. As a sports person, I like it. See, there are a lot of people who don't play, but they love, certain people, the way they carry them. Bollywood के बिना तो इंडियन
पूरा ही नहीं होता है। आई एम श्योर आपने भी अपनी कॉलेज में डम करके उस कॉलेज पिक्चर देखे होंगे। सो हम स्कूल में देखते थे। विच इज योर फेवरेट मूवी? द फेवरेट मूवी, आमिर खान इज मेरा फेवरेट एक्टर था। मैं बचपन में काफी मूवीज देखा करता था। सो आमिर खान का फेवरेट होने का कारण भी एक ही है, उसका परफेक्शनिस्ट होना एक कारण है। तो कोई भी काम करता था तो नपा तुला परफेक्शन स्टाइल में, मतलब होलसेल में चीज नहीं लेके आना है अपने को, अपने परफेक्शन लेके आना। 2 साल में एक चीज बनाना है कि सॉलिड बनाना अपने वो चीज का। दैट इज आई लव दैट आमिर खान। उसकी लगान मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी। एंड व्हिच एक्ट्रेस यू लाइक? अब एक्ट्रेस का तो ऐसे रहा, जितनी बार जितनों को देखते हैं उतनी बार हर 4 साल में लाइकिंग चेंज होती रहती है। बट इनिशियली वी यूज्ड टू लाइक डेफिनेटली श्रीदेवी। उस समय श्रीदेवी की पिक्चरें बचपन में काफी आया करती थी। क्या बात है। Thank you, Mahesh bhai. I think it was wonderful opportunity for me to unveil your personality, your journey as a real estate broker, and I really admire for your contribution and the way you carry on, right from the scratch to this level where you are today. And I'm sure the way you are operating your business, the way you are taking care of your team, and the way you are feeling and adopting the change very fast. I'm sure one fine day we will see a lot of franchisee of Lians across the country. Your contribution to your local city association and NAR India, and through that you are actually making a difference in entire real estate fraternity in India. So I must thank you for your contribution to our fraternity, and thank you very much. I wish you all the best in all your future endeavor. And on behalf of all the brokers who are viewing this, and entire fraternity, and especially from Broker Ki Pathshala team, I would like to present a small token of appreciation certificate for your kind presence in this platform, Broker Ki Pathshala. Please accept it. Ruksar, can we have the certificate, please? Thank you very much, Vinod Bhai, for being me here. I'm really privileged and honored. Really, thank you very much, विनोद भाई। अब महेश भाई, आप जैसे लायंस में है, मेरे पार्टनर अभी लायंस के करंट गवर्नर है शशिकांत मोड, मुंबई, और शशिकांत मोड डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट 323A3। ओके, I am 322B2. Yeah, so and I am also associated with being part of Rotary International for last 25 years. Wow. And our district is doing this project for meal for the children, and it's a 1 million challenge meal. So on behalf of Broker Ki Pathshala, we are presenting this certificate of appreciation to express our gratitude to Mr. Mahesh Somani, Managing Director of Lians Properties, for his gracious presence and significant contribution, making Broker Ki Pathshala a great success. Thank you very much. We are pleased to sponsor 100 meals under Annapurna project by Rotary Club of Mumbai, Dahisar, which will provide food for the underprivileged. On your behalf, we will be doing that. Thank you very much, sir. Thank you very much. Even I want to add this in Lions Club also, in our club also. हम लोग यहाँ पे we have started roti on wheel. Yes. Each and every car carries the rotis. वो automatic rotis बनती है, वहाँ पे सब्जियाँ रहती है, हर अलग-अलग localities में जाते हैं हम लोग, और वहाँ पे हम लोग रोटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं every day का चीज के अंदर. Excellent, very good. Keep on this work we are doing for last 2 years actually. So thank you very much. Very nice job you are doing, विनोद भाई. आप सब brokers को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, motivation दे रहे हैं, and I am sure and confident कि इस टाइप की जो आप लोग, माने जो ये टाइप की आपने स्कीम चलाई है और जिस एनर्जी से आप लग रहे हैं, मैं आई एम श्योर कि बहुत लोगों का इसका बेनिफिट मिलेगा, खासकर टायर 2 टायर 3 के सिटीज के रियल एस्टेट एजेंट्स को, जो इस टाइप की चीजों को देखते हैं, जिनको प्रोत्साहन मिलता है, और हो सकता है इसी किसी को कोई सीरीज को देख करके और कोई व्यक्ति और भी बहुत कुछ सीखे इसके बारे में. एंड बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें मिलाया, मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. Thank you. Please stay back, Mahesh bhai, as we announce the next Friday's blockbuster. One more city, one more realtor to share their story. May I have the presentation, Ruksar? Yeah. Friends,
Episode 6 of season 2, coming from Gujarat, Rajkot. Mr. Ashwin Unadkat, founder of Amar Estate Agency, very, very senior and most prominent broker of Rajkot. I assure you, you will have a different kind of story coming from Gujarat. So please log into next Friday, 5 p.m. on season 2, episode 6, Broker Ki Pathshala, with me and Mr. Ashwin Unadkat. Thank you very much, all of you, for your kind time and patient listening. Thank you, Mahesh bhai, once again on behalf Thank of. you very much. Thanks a lot, Vinod bhai. Thank you very much. Thank you. Please take care. Have a wonderful time ahead. Thank you very much. Take care. Thank you.